सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C62 डूम्सडे पिकअप ट्रक अपग्रेड पूरा हुआ। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि लाल चमड़े की कीमत 100 स्लॉटर पॉइंट्स थी। इस विलो शाखा के लिए चेन ये ने पहले ही मानसिक रूप से खुद को 100 स्लॉटर पॉइंट्स और खर्च करने के लिए तैयार कर लिया था। हालांकि चेन ये का दिल अंदर ही अंदर दुख से भरा हुआ था, फिर भी उसने मूल्यांकन करने का फैसला किया। हालांकि जब सिस्टम ने दिखाया कि इसके लिए केवल 10 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता है, तो चेन ये को निराशा और राहत दोनों महसूस हुई। निराशा इस सोच से उपजी कि जिस चीज को मात्र 10 अंक मिले हों वह अच्छी हो ही नहीं सकती। उसे राहत इसलिए मिली क्योंकि उसने केवल 10 स्लॉटर पॉइंट्स खर्च किए थे। सिस्टम ने तुरंत जवाब दे दिया। वस्तु का नाम बंधनकारी आक्रोश विलो की शाखा। प्रकार अद्भुत सामग्री जिसका उपयोग अद्भुत चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। उत्पत्ति ये वस्तु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो वृक्ष से काटी गई एक शाखा है। बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो वृक्ष की ऐसी कई शाखाएं हैं। मूल्यांकन ये वस्तु दुर्लभ चमत्कारिक सामग्रियों की श्रेणी में आती है, सामान्य चमत्कारिक सामग्री की श्रेणी में। इसलिए लॉन्गेविटी विलेज में स्थित उस विशाल विलो वृक्ष को बंधनकारी आक्रोश विलो कहा जाता था। ये नाम वास्तव में काफी उपयुक्त था। उस विशाल विलो वृक्ष के नीचे लटकी हुई वे लाशों की कठपुतलियां असल में द्वेषपूर्ण आत्माएं थीं। जरा ठहरिए, अज्ञात व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? क्या सिस्टम सचमुच लोगों का मजाक उड़ा सकता है? इससे पहले जब फ्लेयर्ड घोस्ट स्कैल्प का मूल्यांकन किया गया था, तब सिस्टम ने यह भी कहा था कि यह शीर्ष 2000 क्रमांकित चमत्कारों के भीतर चमत्कार पैदा कर सकता है। लेकिन इस बार सिस्टम ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि बंधनकारी आक्रोश विलो की विलो शाखा छिले हुए भूत की खोपड़ी की तुलना में काफी हीन थी। फिर भी चेन ये ने सावधानीपूर्वक बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की शाखा को अंधेरे में छिपा दिया। फिलहाल सिस्टम में अपग्रेड का काम चल रहा था। सिस्टम का अपग्रेड पूरा होने के बाद ही वह अगला काम शुरू कर सकता था। यह सिस्टम एक समय में केवल एक ही अपग्रेड कार्य को संभाल सकता था, यह एक साथ 2 अपग्रेड कार्य नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मूल्यांकन या प्रश्नोत्तर जैसे कार्य, जिन समस्याओं का सिस्टम तुरंत समाधान कर सकता था, वे आमतौर पर सिस्टम के अपग्रेड स्लॉट में नहीं होती थीं। अगर वह वंडर को अपग्रेड करना चाहता है तो उसे कल सुबह 7 बजे के बाद तक इंतजार करना होगा। सिगरेट जलाते ही उसकी हल्की लौ ने वाहन की छत के अंदर एक छोटे से रोशन क्षेत्र को जगमगा दिया। उसकी विकृत बाईं आंख की सफेद पुतली अंधेरे में हल्की हल्की झिलमिला रही थी। चेन ये के विचार तेजी से बिखर गए। एक पल के लिए उसने प्रलय से पहले के समय के बारे में सोचा। सर्वनाश से पहले चेन ये एक साधारण व्यक्ति ही था। हर रोज काम पर जाना, घर आना, खाली समय में छोटी छोटी वीडियो देखना। अगले ही पल उसने वर्तमान के बारे में सोचा। उदाहरण के लिए इस काफिले को ही ले लीजिए। काफिले का कप्तान चू एक युवक था जो देखने में काफी सभ्य लगता था, लेकिन वास्तव में दिल से कंजूस था। वह चुपके से चाय पीता था और किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति भी था जिसे दूसरों की निजता में ताक झांक करने के लिए जासूसी रेडियो का उपयोग करने में आनंद आता था। कभी कभी तो वह ईव्सड्रॉपिंग रेडियो के जरिए बेनकाब भी हो जाता था और उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। फिर वो शराबी हाई स्कूल की छात्रा थी, गुलाबी बालों वाली लंबी टांगों की खूबसूरत लड़की। उन्हें पहले इस बात का एहसास नहीं था कि यह महिला शराब की कितनी आदी है। पिछले कुछ दिनों से जब से उसे शराब मिली थी, वह हर समय नशे में धुत रहती थी। और फिर आयरन लान था, जिसकी दोहरी शख्सियत थी। आमतौर पर वह एक सीधा सादा ईमानदार इंसान होता था, लेकिन लड़ाई के दौरान वह अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो जाता था, जैसे कि वह बिल्कुल अलग ही व्यक्ति हो। शातिर औरत जूलिना, जो नारी आकर्षण से भरपूर थी, उसने निश्चित रूप से उसके करीब आने के लिए अपनी छोटी मोटी योजनाएं बना रखी थीं। हद से ज्यादा नेक इरादे वाला विश्वविद्यालय का छात्र शियाओफू, ऐसा लग रहा था कि यह लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आत्मधर्मी जो शियाओ और परिपक्व, बुद्धिमान और मशहूर हस्ती जो लैन। और फिर वह खुद था, जो लगातार सिगरेट पीता था। ये काफिला वाकई काफी दिलचस्प था। हर किसी का अपना अलग व्यक्तित्व था। उनकी बाईं आंख की रोशनी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शायद एक दिन वे पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। अपग्रेड सिस्टम होने से इसे ठीक करना संभव होना चाहिए, है ना? जैसे जैसे वह सोचता गया, चेन ये को महसूस हो रहा था कि उसके विचार और भी उलझते जा रहे हैं। उसकी पलकें भारी होती जा रही हैं। समय बहुत जल्दी बीत गया। अपग्रेड पूरा होते ही लगभग तुरंत बाद चेन ये ने अपनी आंखें खोल दी। वह लंबे समय से इस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का इंतजार कर रहा था। वह उस तिपहिया साइकिल से काफी समय से तंग आ चुका था। अगर चेन ये को 4 पहियों वाली कार मिल जाती तो वह प्रलय के दौरान तिपहिया साइकिल पर कभी सफर नहीं करता। वाहन के डिब्बे के अंदर लेटे हुए ही चेन ये को कुछ अलग सा एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि वाहन की ऊंचाई बढ़ गई थी, लेकिन इसके बजाय ये और भी नीचे चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो वाहन को सीधे जमीन पर रख दिया गया हो। डिब्बे से बाहर निकलते ही ऐसा लगा मानो पिछली रात का कम तापमान था ही नहीं। उस भयावह रक्त चंद्रमा की जगह अब एक सुनहरा सूरज निकल आया था। हर दिन सुबह की धूप भी प्रलय के अंधकार को कुछ हद तक दूर कर देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि चूचे के अलावा काफिले में मौजूद बाकी सभी लोगों को कभी कभी इस प्रलय के भ्रम का अनुभव होता था। चेन ये के सामने अब एक भव्य और दबदबा बनाने वाला सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक दिखाई दे रहा था। पहिए न होने के बावजूद भी ये वाहन अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को प्रदर्शित कर रहा था।
उस समय स्लॉटर पॉइंट्स को बचाने के लिए चेन ये ने सिस्टम से पहिए लगाने में मदद करने के लिए नहीं कहा था। बचाई गई हर छोटी रकम मायने रखती थी। कटी हुई मिर्च वाली मछली के सिर का अगला हिस्सा बहुत छोटा था, लगभग एक मिनीवैन जैसा, लेकिन अब इसका अगला हिस्सा काफी लंबा था, ठीक वैसे ही जैसे बाजार में लोकप्रिय और दमदार ऑफ रोड वाहन होते हैं। इस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को डिजाइन करते समय चेन ये ने एक फ्रंट इंजन कंपार्टमेंट डिजाइन किया था। खिड़कियों के हिस्सों को भी बड़ा कर दिया गया था, जिसे चेन ये ने डिजाइन चरण के दौरान जानबूझकर किया था। पहले टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई वाहन की छत अब सामने वाले हिस्से से निर्बाध रूप से जुड़ गई है, जो देखने में पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण लग रही है। मूल रूप से सोने की जगह बनाने के लिए चेन ये ने तिपहिया वाहन के कार्गो बेड को काफी लंबा, कम से कम 2.5 मीटर लंबा डिजाइन किया था। मूल रूप से कटी हुई मिर्च वाली मछली के सिर की लंबाई 3 मीटर थी। आगे के इंजन कंपार्टमेंट को विस्तारित करने के बाद पूरी गाड़ी की लंबाई अब देखने में 4 मीटर से अधिक हो गई है। साथ ही 2.5 मीटर का कार्गो बेड भी। पूरे वाहन की लंबाई लगभग 6.5 मीटर प्रतीत हो रही थी। ये पहले से ही सामान्य बड़े ऑफ रोड वाहनों की तुलना में एक खंड अधिक लंबा है। इस तरह के वाहन को शहर में चलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस प्रलयकारी परिस्थिति में यह बिल्कुल उपयुक्त था। चेन ये स्लॉटर पॉइंट्स खर्च करने में काफी कंजूस था, लेकिन एक बार कार्य की पुष्टि हो जाने के बाद सिस्टम उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करता था। केवल पेंट का काम ही कुछ जगहों पर थोड़ा खराब लग रहा था और कुछ जगहों से नीचे की मूल सामग्री दिखाई दे रही थी। ये स्लॉटर पॉइंट्स को बचाने का भी परिणाम था। खैर, ये तो प्रलय का समय था, भले ही पेंट उखड़ा हुआ हो, इससे जीवित रहने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह का वाहन सर्वनाश की पृष्ठभूमि के लिए अधिक उपयुक्त था। चेन ये अपने सामने खड़ी उस विशालकाय पिकअप ट्रक से बेहद संतुष्ट था। कम से कम अब उसे पीछे छूटने वाला तो नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद चारों ऑल टेरन टायरों को लगाने का काम शुरू हुआ। ये टायर पिछली रैंगलर से लिए गए थे। एक टायर पंचर हो गया था, लेकिन अपग्रेड के बाद सिस्टम ने उस टायर को भी ठीक कर दिया था। चेन ये ने कार्गो बेड से जैक लिया और टायर लगाना शुरू कर दिया। जैक ने वाहन को तिरछी स्थिति में उठा दिया और चेन ये ने टायरों को ऊपर उठाकर उन्हें लगा दिया। हालांकि उसका शरीर इतना उन्नत नहीं है जितना कि आयरन लान की ताकत है। इस काम को पूरा करना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा डिजाइन बेहद सरल होने के कारण ये वाहन, जिसमें अभी तक इंजन भी नहीं लगा था, बहुत भारी नहीं था। जैसे ही उसने पहिए के हब को संरेखित किया और अपना हाथ उठाया, उसने अपने बगल में एक ऐसे चेहरे को देखा जो क्रोध और प्रसन्नता के बीच बदल सकता था। इस चेहरे पर हल्का मेकअप लगा हुआ लग रहा था और उसने साफ लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी, जो पिछली रात की तुलना में काफी बेहतर दिख रही थी जब वह एक जोंगजी की तरह लिपटी हुई थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि काफिले की नंबर 1 चहेती जूलिना। जूलिना ने अपने हाथ में एक षटभुजाकार सॉकेट पकड़ रखा था और कुछ हिचकिचाहट भरी आवाज में बोली, चेन ये, मैंने देखा कि तुम अभिभूत थे। चेन ये ने महिला के बात पूरी करने का इंतजार किए बिना उससे षटभुजाकार सॉकेट ले लिया और पेंच लगाने शुरू कर दिए। इस महिला की साजिश के बारे में चेन ये स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता था, लेकिन अगर उसे लगता था कि वह उसकी महिला मुख्य किरदार बन सकती है, तो वह सपना देख रही थी। ये प्रलय का समय था और चेन ये का अंतकाल में किसी मृत व्यक्ति को अपने साथ ढोने का कोई इरादा नहीं था। भले ही यह निकम्मा आदमी बेहद आकर्षक हो, चेन ये अपना मन नहीं बदलेगा। अगर कोई खतरा पैदा हुआ तो चेन ये को इस खूबसूरत चेहरे को एक बार बलि के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जूलिना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेन ये क्या सोच रहा है, और उसे इस बात से कुछ हद तक खुशी भी हुई कि चेन ये ने उसे भगाया नहीं था। उसके भीतर खुशी की बस यही एक झलक बहुत गहराई में दबी हुई थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C63 डूम्सडे पिकअप ट्रक का पहला परीक्षण। क्या आपने कल रात कुछ अजीब सुना? कैप्टन चू हल्के चाय का कप लिए तंबू की खिड़की के पास खड़े थे और थोड़ी दूर पर चेन ये को किसी काम में व्यस्त देख रहे थे। जब कैप्टन चू ने देखा कि चेन ये उनकी ओर देख रही है, तो उन्होंने अभिवादन के रूप में अपना प्याला उठाया। कैप्टन चू चेन ये के वाहन को देखकर काफी आश्चर्यचकित रह गए। कल रात तक यह एक जर्जर तिपहिया साइकिल थी, लेकिन रातों रात यह एक प्रलयकारी पिकअप ट्रक में बदल गई। अगर उनमें संदेह की भावना न होती तो शायद कैप्टन चू कप्तान के पद पर बने रहने के योग्य ही न होते, और उसके पास मौजूद जासूसी रेडियो की बदौलत काफिले का कोई भी रहस्य उसकी नजरों से नहीं बच सकता था। मुझे कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। रेडियो से एक भयावह ध्वनि निकल रही थी। सिस्टम अपग्रेड के दौरान कोई आवाज नहीं आई। अपग्रेड पूरा होने पर अपग्रेड की गई वस्तु क्षण भर के लिए गायब हो गई। इसलिए जासूसी करने वाले रेडियो को सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस बात से कि यहां तक कि जासूसी करने वाला रेडियो भी इस रहस्य को उजागर नहीं कर सका, कैप्टन चू के शरीर की हर कोशिका रोमांच से भर गई। क्या ये किसी नए प्रकार की अनुक्रमिक महाशक्ति हो सकती है? यांत्रिक अनुक्रम, ऐसा मानना मूर्खता होगी। हे, लगता है हमारे इस दोस्त के पास वाकई बड़े राज हैं। लेकिन अगर उसके पास कुछ राज हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इस काफिले में कौन ऐसा है जिसके पास कोई रहस्य नहीं है? लेकिन मुझसे ज्यादा रहस्य कौन जानता है? दिलचस्प। कैप्टन चू ने चेन ये के पास मौजूद संभावित रहस्यों के प्रति पूर्ण उदासीनता व्यक्त की। ये बस वही घिनौनी ताक झांक करने की इच्छा थी जिसका कैप्टन चू विरोध नहीं कर सके।
कैप्टन चू को केवल गुप्त बातों को छुपकर सुनने के उस विकृत आनंद की ही परवाह थी। वे चीजें नहीं जिनका प्रतिनिधित्व स्वयं रहस्य करते थे। हालांकि कैप्टन चू को पता था कि चेनये के रहस्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनका चेनये को उन्हें प्रकट करने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रलय के दौर में किसके पास कोई रहस्य नहीं था, चाहे वह गुलाबी बालों वाली, लंबी टांगों वाली शराबी हाई स्कूल की लड़की हो, या सरल स्वभाव वाला आयरन लान हो, या फिर स्वयं वह खुद हो। सबके अपने अपने रहस्य थे, यहां तक कि उन साधारण बचे हुए लोगों के भी अपने रहस्य थे। लेकिन कैप्टन चू जितने रहस्य किसी के पास नहीं थे। अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता के बदौलत चेनये ने झटपट एक टायर लगाया और दूसरे टायर की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में चारों टायर लगा दिए गए। टायर लगे हुए उस भयानक पिकअप ट्रक की तुलना में नाना और कैप्टन चू के संशोधित ऑफ रोड वाहनों में कोई खास कमी नहीं थी। अगर सिर्फ बाहरी रूप को देखें तो यह और भी बड़ा था। वाहन की लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर थी। ये रेगिस्तानी राजमार्ग पर दुबके हुए एक विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान जूलिना ने चुपचाप बिना कुछ कहे चेनये की मदद की, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। जब तक वे दूसरे पहिए तक पहुंचे तब तक महिला को चेनये के बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं रही। वह सिर्फ एक इशारे से ही समझ गई कि वह क्या चाहता है। अपने सामने खड़ी उस विशालकाय पिकअप ट्रक को देखकर चेनये को काफी खुशी महसूस हुई। उसने अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला और उसमें से एकटा सिगरेट निकाली। उसने लाइटर को 2 बार झटका दिया, लेकिन वह जला नहीं। पीली रेत उड़ाती हुई एक हल्की हवा चली और उसने लाइटर की लौ बुझा दी। अचानक आती हुई सुगंधित हवा का आभास होते ही उसने ऊपर देखा तो पाया कि महिला ने हवा से बचने के लिए अपना कोट खोल दिया था। चूंकि अभी सुबह का समय था और तापमान थोड़ा ठंडा था, इसलिए महिला ने एक टाइट ब्लैक टर्टलनेक बेस लेयर के ऊपर ट्रेंच कोट पहना हुआ था और उसके नीचे स्किनी जीन्स पहनी हुई थी। स्पष्टतः उसने अपनी दिखावट पर काफी मेहनत की थी। उसकी सुडौल आकृति चेनये की आंखों के ठीक सामने प्रकट हुई। चेनये की निगाहों को भांपते हुए महिला का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने मुंह फेर लिया। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस क्षण उनकी बातचीत एक प्रसिद्ध लघु वीडियो के दृश्य से मिलती जुलती थी। यह आश्चर्यजनक था कि इतने दिनों तक न नहाने के बावजूद उस महिला से दुर्गंध नहीं आ रही थी। सिगरेट जलाने के बाद महिला ने अपना कोट बंद कर लिया। उसका चेहरा अभी भी लाल था क्योंकि वह दूर के लाल बादलों की ओर देख रही थी। इस थोड़े से संकेतपूर्ण क्षण ने चेनये को कुछ भी अनुचित करने के लिए प्रेरित नहीं किया। अपनी सिगरेट खत्म करने से पहले ही चेनये ने उसे अपने मुंह में पकड़े रखा और इंजन लगाना शुरू कर दिया। इस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक में गैसोलीन और इलेक्ट्रिक दोनों ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में पिछले चॉप्ड पेपरफिश हेड मॉडल के समान 27 हॉर्स पावर वाले इंजन का उपयोग किया गया था, जिसकी बैटरी क्षमता लगभग 10 किलोवाट घंटे थी। इस तरह के वाहन की बैटरी को सोलर चार्जिंग पैनल से पूरी तरह चार्ज करना मूल रूप से असंभव था। आदर्श धूप की स्थिति में भी इसमें 10 दिन या कई दर्जन दिन लग सकते हैं। इसलिए चेनये की बाहरी सौर चार्जिंग पैनलों का उपयोग करके चार्ज करने की पिछली योजना के लिए पैनलों में आवश्यक उन्नयन और संशोधन की आवश्यकता थी। बेशक वह तो भविष्य की बात थी। फिलहाल काम सिर्फ इस 2.0T इंजन को स्थापित करना था। सिस्टम ने पहले से ही फ्रंट इंजन कंपार्टमेंट में जगह आरक्षित कर ली थी और स्थापना के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए चेनये ने आसानी से इंजन स्थापित कर लिया। उत्साहित होकर चेनये ने दरवाजा खोला और कॉकपिट में चढ़ गया। चॉप्ड पेपरफिश हेड के मूल डैशबोर्ड के अलावा कॉकपिट में केवल एक स्टीयरिंग व्हील था। न रेडियो, न संचार उपकरण, न सीट हीटर, न ही स्वचालित वेंटिलेशन। कुछ भी नहीं। पूरी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली थी। यहां तक कि सीटें भी मैनुअल रूप से एडजस्ट की जा सकती थीं। हालांकि चेनये को मैनुअल ट्रांसमिशन में महारत हासिल नहीं थी, फिर भी वह इसे चला सकता था। यहां तक कि खिड़कियां भी हाथ से घुमाकर खोली जाती थीं। ये सब स्लॉटर पॉइंट्स बचाने के लिए किया गया था। इसमें केवल एक ही हेडलाइट थी, जिसे पिछली मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल से लिया गया था। इस मामले में ये कुछ हद तक चेनये से मिलता जुलता था। वाहन और व्यक्ति दोनों ही एक आंख वाले थे। जब वाहन एक जोरदार कंपन के साथ चालू हुआ, चेनये के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। वह अपने चेहरे की मुस्कान को रोक नहीं सका। इसका ढांचा सरल था, यहां तक कि बिल्कुल सादा था, लेकिन वाहन में बैठने से चेनये को अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। वह हमेशा से इस काफिले में सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति रहा था। हर प्रवास के दौरान वह हमेशा काफिले के पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए चलता था। अंततः इंजन की तेज आवाज ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। वाह येजी, तुम कमाल हो। तुमने रातों रात इस विशालकाय चीज को तैयार कर दिया। अरे क्या ये वही पहले वाला कटा हुआ मिर्च वाला मछली का सिर है? गुलाबी बालों वाली, लंबे पैरों वाली, शायद ही कभी होश में रहने वाली वह लड़की चेनये के वाहन की ओर चली गई और लगातार प्रशंसा व्यक्त करते हुए उस भव्य दिखने वाले ट्रक पर अपने हाथ फेरने लगी। न केवल लंबी टांगों वाली लड़की चकित थी, आसपास जमा हुए बचे हुए लोगों की आंखें भी चमक रही थीं। इस प्रलय के समय में परिवहन के लिए वाहन किसे नहीं चाहिए होगा? जो बहनों को देखिए, महज इसलिए कि उन बहनों के पास वह छोटी सी कार थी, उनका जीवन स्तर अन्य बचे हुए लोगों की तुलना में कहीं बेहतर था। चेनये के सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। वाहन की बाहरी संरचना की लंबाई ही 6.5 मीटर थी, जो इसे उन दो संशोधित ऑफ रोड वाहनों की तुलना में काफी लंबा बनाती है।
यह माल ढुलाई क्षमता को दर्शाता है। अन्य बचे हुए लोगों की आंखों में ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी। ये गाड़ी बुरी नहीं है येजी, मैकेनिक सीक्वेंस से जैसी उम्मीद थी वैसा ही शानदार। गुलाबी बालों वाली लड़की बार बार गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। येजी, नीचे उतरो, मुझे भी कोशिश करने दो। नाना ने बिना किसी औपचारिकता के वाहन का परीक्षण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चेन ये गाड़ी से बाहर निकलते हुए मुस्कुराया। लड़की ने अपना पैर उठाया और टैक्सी में चढ़ गई। धिक्कार है, तुम्हारा इंटीरियर इतना जर्जर है, यहाँ कुछ क्यों नहीं है? और ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। अंदर आते ही गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी। इस वाहन का इंटीरियर उसके मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन की तुलना में कहीं अधिक घटिया था। चेन ये ने उसकी शिकायतों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी गाड़ी को देखते हुए मुस्कुराता रहा। भीड़ में से स्त्रीत्व से भरपूर जूलीना पहले ही अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकल चुकी थी और नाश्ता बनाने के लिए पास के ही सामान में से एक स्टोव और ठोस अल्कोहल ब्लॉक ले आई थी। वैसे तो हर कोई आपकी उपलब्धियों की सराहना करता है, लेकिन सिर्फ मुझे इस बात की चिंता है कि आप ठीक से खा रहे हैं या नहीं। इस बार देखते हैं कि तुम मेरी पकड़ से कैसे बच निकलते हो। जूलीना के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, लेकिन वह भाव तुरंत गायब हो गया। बूम, चीख। अचानक सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का इंजन जोर से दहाड़ उठा। वाहन चरमराने और कराहने लगा, जिससे आसपास जमा हुए बचे हुए लोग भयभीत हो गए। उसी क्षण वाहन अचानक आगे की ओर उछला, जिससे टायरों से भयंकर घर्षण की आवाजें निकलने लगीं। जो लोग समय रहते बच नहीं पाए, वे बुरी तरह डर गए थे और भागने की कोशिश करते हुए अपने माता पिता के लिए रो रहे थे। वाहन 3 या 4 मीटर आगे बढ़ा, जिससे एक बूढ़ा आदमी डर गया और चीखते हुए हाथों और घुटनों के बल आगे की ओर भागा, जबकि सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक उसके ठीक 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। ठीक उसी समय जब वाहन उस बूढ़े व्यक्ति को टक्कर मारने ही वाला था। चीख। वाहन के अचानक रुकने से राजमार्ग पर टायरों के 2 गहरे निशान बन गए। बूढ़े व्यक्ति के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह अपने सामने खड़े विशाल वाहन को अचंभित होकर देखता रहा और फिर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओल्ड झांगटो थे, जो कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन को चला रहे थे। नाना गाड़ी से बाहर कूदी। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। धत तेरे की, मैंने इतने सालों से मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी नहीं चलाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अनाड़ी हो जाऊंगी। बूढ़ा आदमी गाली देना चाहता था, लेकिन जब उसने लंबी टांगों वाली लड़की को देखा तो उसने जबरदस्ती अपने मुंह में ही वह सब कुछ निगल लिया जो वह कहने वाला था। आसपास मौजूद कई जीवित बचे लोग भी भयभीत थे, लेकिन उन्होंने गुलाबी बालों वाली लड़की को अपशब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वे खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चेन ये भावहीन बनी रही। आखिरकार रेगिस्तान इतना विशाल था, अगर नानी लापरवाही से गाड़ी भी चलाती तो भी कुछ नहीं होता। इसके अलावा हालांकि वाहन सरल था, यह एक व्यवस्थित तरीके से निर्मित था और गुणवत्ता की गारंटी देता था। वाहन का मामला सुलझ जाने के बाद अगली योजना वंडर को अपग्रेड करने की थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C64 पहला अद्भुत आइटम। यहां तक कि आयरन लान जैसा विशालकाय व्यक्ति भी चेन के सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को देखकर अपनी आंखों में चमक आने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें ईर्ष्या से भर गईं। भीड़ तितर-बितर हो गई और सभी लोग अपने अपने वाहनों की ओर लौट गए, सिवाय उन ईर्ष्यालु निगाहों के जो अभी भी चेन के वाहन पर टिकी हुई थीं। इसमें कोई शक नहीं था, भले ही यह वाहन विशेष रूप से व्यवहारिक न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से देखने में प्रभावशाली था। विशेषकर इसका विशाल और प्रभावशाली शरीर। यह सर्वनाश के बाद के सौंदर्यबोध का पुनर्तः प्रतीक था। जूलीना द्वारा चेन के सामने सूखे नूडल्स का एक गर्मागर्म कटोरा लाया गया। जूलीना के कुछ हद तक शर्मीले लेकिन उम्मीद भरे भाव को देखकर चेन सचमुच थोड़ा हैरान था। नूडल्स का ये कटोरा काफी कुशलता से बनाया गया था। जो वह खुद बना सकता था उससे कहीं बेहतर था, और इसमें एक तला हुआ अंडा भी था, साथ में 2 हरी सब्जी के पत्ते, हरी सब्जियों के पत्ते, अंडे। यह अंडा, चेन को याद आया कि उसके सामान में अंडे शामिल नहीं थे। इन दिनों अंडे दुर्लभ वस्तु बन गए थे। गर्मियों में कमरे के तापमान पर वे केवल 7 से 10 दिन ही टिक सकते थे, और यहां तक कि सर्वोत्तम भंडारण स्थितियों में भी 1 महीने से अधिक नहीं। इस प्रलयकारी दुनिया में एक अंडे का महत्व अकल्पनीय था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस महिला को अंडा कहां से मिला था। और ये हरी सब्जियों के पत्ते, ये रेगिस्तान था, उसे हरी सब्जियों के पत्ते कहां मिल सकते हैं? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। जूलीना ने अपना सिर नीचे झुकाया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए, मैं अपना भोजन करने वापस जा रही हूँ। ये कहकर वह महिला मुड़ी और चली गई, मानो कोई युवती अपने क्रश द्वारा घूरी जा रही हो। पीछे मुड़ने के बाद जूलीना के चेहरे पर मौजूद शर्मिंदगी संतुष्टि भरी आत्मसंतुष्टि में बदल गई। शुरू से अंत तक जूलीना ने खुद की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ चेन के लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया। उसने अपने लिए कुछ बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। इससे निश्चित रूप से चेन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसने उसके लिए आवश्यक सामान भी बचाकर रखा था। उसे जरूर लगता होगा कि वह पूरे दिल से उसके बारे में सोच रही थी। वे लोग कितने भोले भाले थे। चेन के चेहरे पर पहले दिख रहे आश्चर्य को याद करते हुए महिला के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और भी बढ़ गई। जूलीना को तो यह भी लगा कि चेन जैसे आदमी से निपटना कोई चुनौती ही नहीं है। स्कूल बस समूह में वापस लौटना। इस समय तक नाश्ता तैयार हो चुका था।
बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए जू लीना का अभिवादन किया। लीना, येजी की गाड़ी तो वाकई शानदार है। जू लीना के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वह अभी भी अपनी विनम्र मुस्कान बनाए हुए थी। हाँ, चेन ये का वाहन वाकई बहुत अच्छा है, वास्तव में मैकेनिक सीक्वेंस सुपर के लायक है, बहुत प्रभावशाली। 30 वर्षीय बूढ़े ली ने और भी अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। इसी दौरान बूढ़े ली के सिर के बाल और भी ज्यादा बढ़ गए थे। बाकी बचे लोगों ने जटिल भावों के साथ जूलीना की ओर देखा, फिर अपने अपने कामों में लग गए। आज सुबह बिना काम किए जूलीना के मुफ्त में खाना खाने आने के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, यहां तक कि जू जियाओ भी उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं उठी। वह चुपचाप पीठ फेर कर खड़ी हो गई, सिर नीचे झुका लिया, अपने बालों से अपने चेहरे के भाव और हाथों में पकड़े छोटे कटोरे को छिपा लिया। इस दौरान इस महिला का वजन काफी कम हो गया था। संभवतः इसका कारण यह था कि काफिले के पास उपलब्ध संसाधन सीमित थे। ऐसी परिस्थितियों में सबसे मोटा व्यक्ति भी पतला हो सकता था। बहन लीना, ये तुम्हारा है। शाओफू पतले दलिया का एक बड़ा कटोरा लेकर आई। शाओफू, धन्यवाद। जू लीना ने छोटा कटोरा स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर न तो निराशा के भाव थे और न ही कृतज्ञता के। उसने अपनी हमेशा की तरह विनम्रता बनाए रखी, जिससे लोग सहज महसूस करते थे। जू लीना को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि उसके आसपास के लोग काफी अधिक मिलनसार हो गए थे। यह उचित था, उसने कुछ दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बदले में कुछ मिलना चाहिए था। आज सुबह तो वह घटिया बुरा आदमी भी उसे परेशान करने नहीं आया था। पहले वह बुरा घटिया आदमी हर सुबह समय पर आता था। हालांकि वह कभी भी कोई वास्तविक लाभ उठाने में कामयाब नहीं हुआ था, फिर भी उससे निपटना काफी परेशानी भरा था। उसने चेन ये को जो हरी सब्जियां और अंडे दिए थे, वे सब उस धूर्त बुरे आदमी से धोखे से हासिल किए गए थे। हालांकि बुरे व्यक्ति को पता था कि उसे धोखा दिया गया है, फिर भी उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। जब जू लीना ने उस घिनौने बुरे आदमी की ओर देखा तो उसने उसे कुछ हद तक खुशामद भरी मुस्कान भी दी। ... चेन ये ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए चिंतनशील दृष्टि से जू लीना की लहराती कमर को निहारते हुए देखा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने इसे चखा और पाया कि यह काफी स्वादिष्ट है, उसकी अपनी खाना पकाने की कला से कहीं बेहतर। नूडल्स का कटोरा पकड़े हुए वह एक तरफ उकड़ू बैठ गया, कटोरा नीचे रखा, अपने आसपास देखा और पाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। चेन ये ने माचेटी, टूटा हुआ हैंडबो, बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की शाखा और फ्लेयर्ड घोस्ट स्कैल्प निकाला। नूडल्स का कटोरा दोबारा उठाते हुए उसने नूडल्स को सूप की तरह पिया और साथ ही मन अपग्रेड की रणनीतियों की योजना बनाने लगा। इनमें सबसे कीमती तो स्वाभाविक रूप से ये लाल रंग की खाल उतारी हुई भूत की खोपड़ी थी। यदि इस स्किन के साथ अपग्रेड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई तो उसे शीर्ष 2000 सीरियल नंबरों में से किसी एक सीरियल नंबर वाला वंडर भी मिल सकता है। ये शीर्ष 2000 सीरियल नंबरों में से एक होगा। कैप्टन चू ने उस जासूसी रेडियो को कितना महत्व दिया, ये देखकर ही आप समझ सकते हैं कि शीर्ष 2000 अजूबों में से एक कितना कीमती था। और वह गुलाबी बालों वाली, लंबी टांगों वाली शराबी हाई स्कूल की लड़की, उसने सुना था कि उसकी तलवार का सीरियल नंबर 3000 से अधिक था, लेकिन चेन ये ने उसे उस तलवार के अलावा कभी नहीं देखा था। नूडल्स खाते हुए चेन ये की नजरें उसके सामने रखी 4 चीजों पर घूम रही थी। सिस्टम अपग्रेड के लिए फ्लेयर्ड घोस्ट स्कैल्प को मैचिटी के साथ फ्यूज करने के लिए कितने स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता है? थोड़ी देर बाद घूमता हुआ छोटा गोला दिखाई दिया। इस जवाब ने चेन ये को उत्साहित और काफी निराश दोनों कर दिया। सिस्टम की प्रतिक्रिया से 30,000 स्लॉटर पॉइंट्स और 86 घंटे की आवश्यकता का संकेत मिला, जिसका अर्थ है 3.5 दिन। 30,000 स्लॉटर पॉइंट्स। चेन ये के पास इतने पॉइंट्स थे ही नहीं, उसके पास केवल 8,000 स्लॉटर पॉइंट्स बचे थे। उस पर अभी भी सिस्टम का 10,000 स्लॉटर पॉइंट्स का बकाया था। चेन ये ने फ्लेयर्ड घोस्ट स्कैल्प को हैंड क्रॉसबो के साथ फ्यूज और अपग्रेड करने की कोशिश की, जिसके लिए 30,000 स्लॉटर पॉइंट्स और 86 घंटे की आवश्यकता थी। इसी प्रकार 30,000 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता वाला एक वंडर निश्चित रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। चेन ये ने फ्लेयर्ड घोस्ट स्कैल्प को वंडर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने का विचार छोड़ दिया और बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो शाखा का उपयोग करके पहले अपग्रेड करने का फैसला किया। उसने हैंड क्रॉसबो को फ्यूज और अपग्रेड करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय चेन ये ने अपना ध्यान माचेटी पर केंद्रित किया। माचेटी को अपग्रेड करने का कारण निकटवर्ती रक्षा विधि प्राप्त करना था। सिस्टम की प्रतिक्रिया 5,000 स्लॉटर पॉइंट्स ही रही। चेन ये के पास 5,000 स्लॉटर पॉइंट्स थे। बिना किसी झिझक के चेन ये ने सहमति पर क्लिक किया। माचेटी के ऊपर एक रेत घड़ी की उल्टी गिनती दिखाई दी। 11 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। अचानक चेन ये के मन में कुछ और विचार आया। काले कुत्ते का खून। काले कुत्ते का खून कुछ हद तक विसंगतियों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाना चाहिए। क्यों न काले कुत्ते का खून निकालकर उसे आजमाया जाए। ऐसा सोचकर उसने वैसा ही व्यवहार किया। चेन ये ने अपना कटोरा फिर से नीचे रख दिया और तलाश करने के लिए ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गया। कुछ ही देर में उसके हाथ में थोड़ा गाढ़ा काला कुत्ते का खून से भरा एक छोटा थैला दिखाई दिया। मूल्यांकन का परिणाम प्राप्त करने के लिए केवल एक स्लॉटर पॉइंट की लागत आई। वस्तु का नाम लगभग सूखा साधारण काले कुत्ते का खून। प्रकार साधारण आश्चर्य सामग्री। उत्पत्ति यह एक साधारण काले कुत्ते से एकत्रित किया गया साधारण काले कुत्ते का रक्त है। टिप्पणी
ये वस्तु सामान्य विसंगतियों पर कुछ प्रभाव डाल सकती है, लेकिन साधारण काले कुत्ते के खून से विसंगतियों को मारने का प्रयास करना निस्संदेह एक कल्पना है। चेन ये अवाक रह गया। वह जानता था कि यह चीज शायद उतनी कीमती न हो, लेकिन उन्हें इतनी साधारणता की उम्मीद नहीं थी। मूल्यांकन के परिणाम साधारण और सामान्य जैसे शब्दों से भरे हुए थे। चेन ने चल रहे अपग्रेड कार्य को तुरंत रद्द कर दिया, क्योंकि सिस्टम ने इसे वंडर मटेरियल के रूप में पहचान लिया, भले ही यह साधारण वंडर मटेरियल ही क्यों न हो। इसे अपग्रेड करने योग्य होना चाहिए और इससे कुछ कार्य अवश्य होने चाहिए। कुछ होना कुछ न होने से बेहतर था। अगर यह विसंगतियों पर काले कुत्ते के खून के प्रभाव को बरकरार रख सके तो यह और भी बेहतर होगा। तब उसे भविष्य में कुल्हाड़ी के ब्लेड पर काले कुत्ते का खून मलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले चेन ये ने कुल्हाड़ी को कुत्ते के खून में भिगोया था। बाद में जब काले कुत्ते का खून अपर्याप्त हो गया तो चेन ये उसे तलवार की धार पर मल देता था। जब भी काले कुत्ते के खून का असर खत्म हो जाता था तो उसे बार बार इसे लगाना पड़ता था, जो काफी परेशानी भरा काम था। उन्हें उम्मीद थी कि मिश्रित नई वंडर में काले कुत्ते के रक्त की विशेषताएं बरकरार रहेंगी। चेन ये ने नई अपग्रेड योजना में काले कुत्ते का खून शामिल कर दिया है। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस अपग्रेड के लिए 5500 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता थी। स्लॉटर पॉइंट्स में 500 की वृद्धि। अपने 8000 स्लॉटर पॉइंट्स में से 5500 का उपयोग करने के बाद उसके पास 2500 शेष बचे। ये 2500 अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। समय भी पहले के 12 घंटे से बदलकर 12.5 घंटे हो गया। इसका मतलब है कि अपग्रेड आज रात करीब 9:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। माचेटी के ऊपर अपग्रेड की उल्टी गिनती फिर से दिखाई देने लगी। 12 घंटे 29 मिनट 59 सेकंड, 12 घंटे 29 मिनट 58 सेकंड। ध्यान दें 10 मिनट में प्रस्थान, 10 मिनट में रवाना हो रहे हैं। ओल्ड बाव के लाउडस्पीकर की आवाज फिर से सुनाई दी। चेन ये ने लगभग अपना नूडल्स का कटोरा खत्म कर लिया था। जहां तक कटोरे को धोने की बात है, चेन ये ने कटोरे में थोड़ा सा बोतल का पानी डाला, उसे चारों ओर घुमाया, फिर स्वादयुक्त पानी को एक ही घूंट में पी लिया। ये रेगिस्तान था, यहाँ पानी का हर एक कण बेहद कीमती था। मरम्मत के औजारों और अन्य सामानों को थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद चेन ये ने दरवाजा खोला और ड्राइवर के केबिन में चढ़ गया। बिल्कुल नए सर्वनाश रोधी पिकअप ट्रक का सर्वनाश के बाद का पहला प्रवास शुरू होने वाला था। आज रात उन्हें अपना पहला चमत्कार प्राप्त होगा। आशाओं से भरा एक नया दिन। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C65 विचित्र वस्तु का अपग्रेड पूरा हो गया है। काफिला आगे बढ़ने लगा। सबसे आगे कैप्टन चू का संशोधित ऑफ-रोड वाहन था, जिसके बाहरी हिस्से पर लाल रंग में निष्पक्षता शब्द अंकित था। उसके ठीक पीछे गुलाबी बालों वाली लंबी टांगों वाली हाई स्कूल की लड़की चल रही थी, जिसे शराब पीने की लत थी। खिड़की से चेन ये ने देखा कि यह महिला फिर से नशे में धुत हो गई थी और यात्री सीट पर बेहोश पड़ी थी। उन्हें वाकई समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला हर दिन 24 में से 20 घंटे नशे में कैसे रह पाती है। जब महिला ने देखा कि चेन ये उसे देख रहा है तो उसने अपनी बियर की कैन उसकी ओर हिला दी। इसके जवाब में चेन ये ने अपनी सिगरेट ऊपर उठाई। यह एक चेन स्मोकर और एक शराबी के बीच आपसी समझ का क्षण था। मोपार पिकअप ट्रक ने गियर बदलते समय और चलना शुरू करते समय हल्का कंपन महसूस किया। सर्वनाश के भयावह रूप से सजी यह विशाल पिकअप ट्रक लंबी टांगों वाली लड़की के वाहन के पीछे एक विशालकाय जानवर की तरह चल रही थी। हालांकि इस वाहन में अभी भी कई कमियां थीं और इसमें कई खामियां भी हैं। चेन ये के लिए सर्वनाश की स्थिति में यही सबसे अच्छा वाहन था जो किसी के पास हो सकता था। कई बचे हुए लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा और कामना की कि काश वे चेन ये को वाहन से बाहर खींचकर उसकी जगह ले पाते। सर्वनाश की स्थिति में ऐसा वाहन ढूंढना ऐसी बात थी जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वाहन के अंदर बैठे हुए वह चारों दिशाओं में फैले अंतहीन रेगिस्तान को देख सकता था। उनके काफिले के अलावा आसपास मानव उपस्थिति के कोई अन्य संकेत नहीं थे। सर्वनाश से पहले यह बिल्कुल असंभव होता। प्रलय के समय से पहले इस भूमि के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी मानव सभ्यता के निशान पाए जा सकते थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुछ ही महीनों में यह भूमि पूरी तरह से बदल गई हो। चेन ये को हमेशा से यह आभास होता था कि यह प्रलय उतनी सरल नहीं होगी जितनी दिखती है। उदाहरण के तौर पर इस कठोर रेगिस्तानी मौसम को ही ले लीजिए। दिन के समय का तापमान इतना अधिक हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है, जबकि रात का तापमान इतना कम हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई थीं। फिर वे विचित्र जीव भी थे। वे निश्चित रूप से ऐसे जीव नहीं थे जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर होना चाहिए था। कुछ जीवित बचे लोगों ने अनुमान लगाया था कि अज्ञात आयाम पृथ्वी के अंतरिक्ष में विलीन हो रहे होंगे। कुछ अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान हो सकता है। तरह तरह के सिद्धांत प्रचलित थे। मौसम हमेशा की तरह असहनीय रूप से गर्म रहा। चेन ये ने दोनों खिड़कियां नीचे कर दी, जिससे झुलसा देने वाली हवा लहरदार रेत के टीलों से होते हुए केबिन में बहने लगी और उसके माथे से पसीना उड़ा ले गई। उसने अपनी नाक के पुल पर काले रंग का धूप का चश्मा पहन रखा था, जिससे बाहर की तेज धूप से उसकी आंखों को कुछ राहत मिल रही थी। सर्वनाश से पहले ये धूप के चश्मे कोई खास चीज नहीं होते।
लेकिन मौजूदा समय में भौतिक संसाधनों की भारी कमी के चलते कई लोग चेन ये के धूप के चश्मे से ईर्ष्या करते थे। कुछ लोगों ने तो उनके बदले में कुछ देने की पेशकश भी की थी, लेकिन चेन ये ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। उसने पैरों में चप्पल पहन रखी थी। एक भीषण वाहन दुर्घटना के दौरान उसके पिछले जूते खो गए थे। जब वह एक नया वाहन खोजने के लिए बाहर निकला तो गर्मी से जूतों के तलवे पिघल गए थे, जिसके कारण चेन को तब से चप्पल पहननी पड़ रही है। चेन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके शरीर से आ रही गंध थी। उन्हें ठीक से नहाए हुए कई महीने बीत चुके थे। वह गंध सचमुच असहनीय थी। सिगरेट का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंकते हुए उसने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा, जबकि दूसरे हाथ से यात्री सीट की ओर बढ़कर पानी की बोतल उठाई। उसने बचा हुआ सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया। अपने मुंह में हल्की नमी महसूस करते हुए उसने खाली बोतल को सावधानीपूर्वक यात्री सीट के नीचे रख दिया। सर्वनाश से पहले चेन इस तरह की बोतलों को लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक देता था, लेकिन अब ये खाली बोतलें भी मूल्यवान संसाधन मानी जाती थीं। किसे पता था कि उन्हें पानी का नया स्रोत कब मिल जाएगा। जब वह समय आएगा तो ये पानी संग्रहित करने के पात्र बन जाएंगे। चेन ने पहले ही इस तरह की दर्जनों खाली बोतलें जमा कर ली थीं। समय बीतने के साथ साथ गाड़ी चलाने का शुरुआती उत्साह धीरे धीरे कम होता गया। इसके बजाय चेन को कुछ हद तक ऊब महसूस होने लगी। काश अब उसके पास कुछ संगीत बजाने के लिए एक रेडियो होता, या फिर अगर वह कार में एयर कंडीशनर लगवा सके तो और भी बढ़िया होगा। साथ ही ये वाहन बहुत ज्यादा कठोर था। उसे सड़क पर मौजूद हर छोटा कंकड़ भी अपनी पीठ तक स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। इसमें उसने जो न्यूनतम शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाया था उससे वास्तव में कोई खास मदद नहीं मिली। शायद यह मानव स्वभाव ही था कभी संतुष्ट न होना। पहले उन्हें एक वाहन चाहिए था और एक वाहन मिलने के बाद उन्हें तुरंत बेहतर सुविधाओं की चाहत हुई। काफिले की गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसने बाहर झुककर देखा तो उसे सड़क के किनारे आगे दो वाहन खड़े दिखाई दिए। वे दो पूरी तरह से जले हुए वाहन थे जो जलकर राख हो चुके थे और केवल जले हुए ढांचे ही बचे थे। कैप्टन चू का वाहन पहले ही रुक चुका था। एक युवक गाड़ी से दौड़ता हुआ बाहर आया। चेन ने उसे पहचान लिया। वह कैप्टन चू के वाहन में तीसरा व्यक्ति था। कैप्टन चू के वाहन में कुल 3 लोग थे। ओल्ड बाओ आमतौर पर कैप्टन चू के लिए काफिले से संबंधित विविध मामलों को संभालते थे, जबकि कैप्टन चू स्वयं आमतौर पर काफिले के मामलों में शामिल नहीं होते थे। तीसरा व्यक्ति शियाओ वांग नाम का ये युवक था जो ओल्ड बाओ के सहायक के रूप में काम करता था। कभी कभी गाड़ी चलाने में मदद करता था तो कभी ओल्ड बाओ को विभिन्न कार्यों में सहायता करता था। उसने हमेशा ओल्ड बाओ को उसे शियाओ वांग कहकर बुलाते सुना था। मूल रूप से काफिले के सहायक के रूप में कार्य करना। गुलाबी बालों वाली लंबी टांगों वाली लड़की के वाहन में उसके अलावा केवल 2 लोग थे। लंबी टांगों वाली लड़की के अलावा दूसरे व्यक्ति का नाम शाओ यू था। वह 150 सेंटीमीटर से कम कद की एक छोटी लड़की थी जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और कथित तौर पर वह गुलाबी बालों वाली लंबी टांगों वाली लड़की से भी छोटी थी। चेन ने 2 बार इस छोटी लड़की को लंबी टांगों वाली लड़की को अपनी गाड़ी में खींचने के लिए संघर्ष करते हुए देखा था। उसने तो उस छोटी लड़की को नानी को चचेरी बहन कहते हुए भी सुन लिया था। चेन ने उस छोटी कद की लड़की को मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन चलाते हुए भी देखा था। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लग सकता है कि वाहन अपने आप चल रहा है। चेन की सतर्क निगाहों के बीच जियाओ वांग तेजी से जले हुए 2 वाहनों के ढांचों की ओर दौड़ा। ये देखकर चेन ने अपनी गाड़ी को ठीक से पार्क किया और बाहर कूद गया। आजकल जब भी वह वाहन देखता था उसकी आंखें चमक उठती थीं। कौन जानता है कि उनके अंदर कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं हो सकती हैं। सर्वनाश की स्थिति में जीवित रहने का पहला नियम आवश्यक सामग्री जुटाना था। उसके पीछे पीछे अन्य लोग भी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। शायद वे भी यही सोच रहे थे, ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें कुछ उपयोगी मिल जाए। भाई ये शाओ वांग स्थिति का जायजा ले रहा था और चेन को आते देख उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। चेन ने अपने सामने रखे 2 वाहन ढांचों का निरीक्षण करते हुए सिर हिलाया। दोनों वाहन पूरी तरह से जल गए थे। उनके अंदर कुछ भी बचाने लायक नहीं बचा था। प्रत्येक वाहन में 2 शव थे जो तीव्र गर्मी के कारण पहले से ही आंशिक रूप से जलकर राख हो चुके थे। कुछ भी उपयोगी न मिलने पर चेन निराश होकर अपनी गाड़ी में लौट आया। बाकी लोग भी उतने ही निराश थे। काफिला दोबारा चलने लगा। इस मामूली व्यवधान के बाद काफिला फिर से अपने पहले वाले निर्जीव वातावरण में लौट आया। किसी को नहीं पता था कि वे आज रात कहाँ आराम करेंगे। किसी को नहीं पता था कि इस तरह का जीवन कब समाप्त होगा। किसी को नहीं पता था कि यह पलायन आखिरकार कब समाप्त होगा। सभी लोग हताशा से उस अंतहीन रेगिस्तान को निहार रहे थे। तभी सामने से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सभी ध्यान दें, मार्ग परिवर्तन, हमें पक्की सड़क छोड़नी होगी। ध्यान दें, हमें पक्की सड़क छोड़नी होगी। इसका मतलब था कि काफिला राजमार्ग से बाहर निकल रहा था। इस जानकारी ने तुरंत ही कई लोगों की दिनचर्या को बाधित कर दिया। जो बहनों और एक अन्य छोटी कार में सवार लोगों के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। रेतीली सतहों पर गाड़ी चलाना पक्की सड़कों पर गाड़ी चलाने से बिल्कुल अलग था। अन्य ऑफ रोड वाहन ठीक से काम कर सकते थे, लेकिन छोटी कारों को निश्चित रूप से कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। काफिला धीरे धीरे रुक गया। बहुत से लोग ओल्ड बाओ से स्पष्टीकरण मांगने गए। चेन मुंह में सिगरेट लिए कैप्टन चू को ढूंढने चला गया। नाना और आयरन लान भी आसपास जमा हो गए।
कैप्टन चू के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव झलक रहे थे। कोई चारा नहीं, आगे खतरा है। अगर हम अभी आगे बढ़े तो शायद कोई भी जीवित ना बचे। इतना खतरनाक। चेनिये ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बेहद खतरनाक। हालांकि हमारे काफिले में 4 सीक्वेंस सुपर पावर उपयोग करता है, लेकिन अगर हमारा सामना और अधिक शक्तिशाली विसंगतियों से होता है तो आप में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कैप्टन चू ने गंभीरता से कहा। ठीक है, अब तो हाईवे से उतरना ही पड़ेगा। हमारी गाड़ी इसे संभाल लेगी। गुलाबी बालों वाली, लंबी टांगों वाली, शराब की आदी हाई स्कूल की लड़की बोलते समय लड़खड़ा रही थी। शायद बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वह मुश्किल से ही स्थिर खड़ी हो पा रही थी और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए चेनिये के कंधे पर सहारा ले रही थी। चेनिये केवल असहाय होकर कंधे उचका सकता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे पीली स्कूल बस में बैठी एक जोड़ी आकर्षक आंखें थोड़ी ईर्ष्या के साथ उन्हें देख रही थीं। ठीक है सब लोग, ज्यादा चिंता मत करो। जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हम सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग अपनी गाड़ियों में वापस जाएं और अपने टायरों से थोड़ी हवा निकाल दें। रेगिस्तानी इलाकों में गाड़ी चलाते समय आपको रेत की स्थिति के अनुसार टायर के दबाव को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। चेनिये भी अपनी गाड़ी में वापस लौटे और ड्राइवर के केबिन में लौटने से पहले चारों टायरों से थोड़ी हवा निकाल दी। जब काफिला राजमार्ग से निकल गया तो शुरू में सभी लोग थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन वे जल्दी ही अनुकूलित हो गए। एक बार जो बहनों की सेडान कार रेत में फंस गई थी, नाना की गाड़ी ने उन्हें बाहर निकाला। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन कैप्टन चू ने अभी तक रुकने का आदेश नहीं दिया था। काफिले में तनावपूर्ण माहौल छाया हुआ था। चेनिये लगातार अपने होठों पर सिगरेट रखे रहता था। केबिन धुएं से भर गया था। धुआं ही उसका हथियार था। उसके धुएं की सांस की सीमा के भीतर चेनिये उस क्षेत्र में होने वाली हर चीज का पता लगा सकता था। ये धुआं असल में चेनिये की आंखों का काम करता था। मैचिटी के अपग्रेड को पूरा होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे। सौभाग्यवश जब आकाश में रक्तचंद्राकार चंद्रमा ऊंचा दिखाई दिया तब कैप्टन चू ने अंततः घोषणा की कि वे आराम कर सकते हैं। उन्हें कैप्टन चू से ही पता चला कि रात के 9 बज चुके हैं। महज आधे घंटे में पहला वंडर अपना अपग्रेड पूरा कर लेगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C66 क्रमांक 4879। दिन भर की लंबी पैदल यात्रा के बाद काफिले में बचे हुए लोग काफी समय से थके हारे और कमजोर हो चुके थे। पहले उन्हें रास्ता दिखाने के लिए सड़कें थीं, जिससे बचे हुए लोगों को कुछ मनोवैज्ञानिक राहत मिलती थी। सड़कें सभ्यता के अस्तित्व का प्रतीक थीं। पर अब चारों ओर देखने पर अंतहीन रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था और उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। शिविर से कभी कभार सिसकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं और पास में चल रहा धीमी गति का इलेक्ट्रिक वाहन आज और भी अधिक हिंसक रूप से हिल रहा था। साथ ही कुछ अवर्णनीय आवाजें भी आ रही थीं। सौभाग्यवश काफिले के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति थी, हालांकि पीने का पानी शायद ज्यादा देर तक न चले। चेनिये खाना बनाते समय ज्यादा पानी डालने की हिम्मत नहीं करता था। अन्य बचे हुए लोगों की निराशावादी सोच की तुलना में सीक्वेंस सुपर पावर्स का उपयोग करने वाले लोग अपेक्षाकृत शांत रहे। नाना नाम की वह लड़की पहले ही इतनी शराब पी चुकी थी कि वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी और अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल बेखबर थी। आयरन लान का विशालकाय शरीर आग के पास चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। कैप्टन चू का कहीं कोई अता पता नहीं था। शायद वह चाय पीने के लिए अपने तंबू में चले गए थे। ठोस अल्कोहल के टुकड़ों को नारंगी लपटों के साथ जलते हुए देखकर चेनिये ने अपने होठों के कोने को हल्की मुस्कान में मोड़ लिया। 2 सेकंड, 1 सेकंड, अपग्रेड पूरा हुआ। उसके बगल में पड़ी हुई माचेटी क्षण भर के लिए झिलमिला उठी, क्योंकि पहले दिखाई देने वाला काला कुत्ते का खून और बंधनकारी आक्रोश विलो की शाखा एक साथ गायब हो गई। उसका हाथ अधिक भारी महसूस हुआ और उस परिचित स्पर्श ने चेनिये को एक तरह की तसल्ली दी। उसने कुल्हाड़ी को उठाकर उसकी जांच की। रक्तचंद्र की रोशनी में चेनिये को तलवार के भीतर एक हल्की लाल ऊर्जा प्रवाहित होती हुई दिखाई दी। हालांकि जब उसने और करीब से देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पहले की तुलना में माचेटी के स्वरूप में कुछ मामूली बदलाव हुए थे। 40 सेंटीमीटर मोटी ब्लेड देखने में बेहद विश्वसनीय लग रही थी, जिसकी धार से लाल रंग की ठंडी रोशनी निकल रही थी। थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ हैंडल पूरे 20 सेंटीमीटर लंबा था, जिससे इसे पकड़कर काटना सुविधाजनक हो जाता था। हैंडल पर भांग की रस्सी जैसी कोई चीज लिपटी हुई थी, जो युद्ध के दौरान फिसलने से बचाने का काम करती थी। नहीं, रुकिए, ये भांग की रस्सी नहीं थी। चेनिये ने सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए हैंडल को पास लाया। ये था। हैंडल को बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की शाखा से लपेटा गया था। जैसे ही चेनिये ने बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की शाखा को पहचाना, हैंडल के सिरे से एक कोमल हरी कोम्पल निकल आई। चेनिये को बहुत आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि चेनिये कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, विलो की शाखा तेजी से बढ़ी और झटपट उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गई। जैसे ही उसने अपनी कलाई को कुल्हाड़ी से बांधा, विलो की शाखा का बढ़ना बंद हो गया। यह वंडर के दिमाग में तुरंत ही इस माचेटी के बारे में जानकारी उमड़ पड़ी। अद्भुत नाम, रक्त आक्रोश माचेटी, संख्या 04879। इस रैंकिंग को देखकर चेनिये को खास निराशा नहीं हुई। आखिरकार ये सबसे आम वंडर सामग्रियों से निर्मित एक वंडर ही तो था। एक संख्या होना ही अपने आप में अच्छी बात थी, और यह संख्या अब भी शीर्ष 5000 के भीतर थी।
नीचे दी गई जानकारी में इस ब्लड रिसेंटमेंट मैचिटी के बारे में परिचय दिया गया था। उपयोग। एक, इस ब्लेड का असामान्यताओं पर एक निश्चित अवरोधक प्रभाव होता है। 2. जब माचेटी फेंकी जाती है तो विलो की शाखा एक बंधन के रूप में काम कर सकती है, जिससे ब्लेड को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रक्त चंद्रमा के प्रभाव में यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 3. रक्त आक्रोश। माचेटी में आक्रोश ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जब आक्रोश का संचय एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। इस माचेटी की इन तीनों क्षमताओं को देखकर चेन ये काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। पहला उपयोग स्पष्ट था, इसे काले कुत्ते के खून का प्रभाव विरासत में मिलना चाहिए था। दूसरी बात है बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की क्षमता। लॉन्गेविटी विलेज में बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो के नीचे लटके हुए सभी शव स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। जहां तक तीसरी क्षमता की बात है, उसे भी बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की विशेषताओं से ही विरासत में मिलना चाहिए, अन्यथा बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो को यह नाम कैसे मिला? तो इसका मतलब यह था कि बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो में भी इसी तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। इसके नीचे जितने अधिक शव लटके होंगे उतने ही अधिक शव कठपुतलियों को यह नियंत्रित करेगा और यह गुणात्मक परिवर्तन से भी गुजर सकता है। दीर्घायु गांव में स्थित बंधनकारी आक्रोश विलो वृक्ष को याद करते हुए चेन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने इन अराजक भावनाओं को त्याग दिया। चेन ने ब्लड रिसेंटमेंट मैचिटी की जानकारी की जांच जारी रखी। लागत। एक मेजबान के रक्त से प्रतिदिन पोषण की आवश्यकता होती है। रोजाना रक्त चढ़ाना। इसका प्रबंधन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन 1 या 2 बूंद खून ही काफी होना चाहिए, है ना? अपनी सीक्वेंस सुपरपावर्स वाली बॉडी के साथ वह इसे आसानी से संभाल लेगा। आखिरकार ये तो केवल 4 से 5,000 की श्रेणी में आने वाला एक अजूबा ही था। इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होने चाहिए। निषेध। 1. रक्त संबंधियों के सामने कभी भी तलवार नहीं निकालनी चाहिए, अन्यथा तलवार परिवार के सदस्यों के विरुद्ध ही पलट जाएगी। रक्त संबंधी। इस मौजूदा प्रलय के दौर में कोई अपने रक्त संबंधियों को कहां खोज सकता है? इस वर्जना को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कैप्टन चू के जासूसी रेडियो का वर्जित विषय क्या था? शीर्ष 2000 में शामिल किसी अद्भुत कृति के लिए वर्जित विषय काफी शक्तिशाली होना चाहिए। टिप्पणी। यदि हैंडल के लिए बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो के तने को प्राप्त किया जा सके तो इस ब्लेड की रैंकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस अंतिम टिप्पणी ने चेन को एक बार फिर से बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हैंडल के लिए बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो के तने का उपयोग करना, फिलहाल इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। भविष्य में जब वह और अधिक मजबूत हो जाएगा तो वह फिर से दीर्घायु गांव जा सकेगा। उन्हें लगा कि उस गांव में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। चेन अपने हाथ में मौजूद माचेटी से खेल रहा था। अपनी कलाई को झटका देकर उसने माचेटी को लाल चांदनी में दूर तक उड़ा दिया और उसके साथ ही एक विलो की शाखा अंधेरे में अनंत तक फैली हुई दिखाई दी। चेन को ऐसा महसूस हुआ कि वह विलो की शाखा के माध्यम से उड़ती हुई माचेटी को भी नियंत्रित कर सकता है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि खूनी चांद की रोशनी में माचेटी कुछ उत्तेजित सी लग रही थी। यह संभवतः रक्तचंद्र के प्रभाव में वृद्धि का परिणाम था। कलाई झटकते ही विलो की शाखा तेजी से पीछे हट गई। जब कुल्हाड़ी वापस उसके हाथ में आई तो उसका हाथ भारी महसूस हुआ। यह एहसास, अगर भविष्य में स्मोक ब्रेथ की आड़ में उसका सामना दुश्मनों से हुआ तो यह बेहद भयानक होगा। काफी देर तक इसका इस्तेमाल करने के बाद चेन ने परीक्षण किया और पाया कि विलो की शाखा की अधिकतम सीमा लगभग 20 मीटर थी। जहां तक इस नंबर 4879 वाले माचेटी की बात है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि क्रमांकन कैसे निर्धारित किया गया था। चेन काफी संतुष्ट थी। उसने अपनी उंगली पर ब्लेड फेरा, जिससे खून की बूंदें माचेटी की धार पर टपकने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो माचेटी में जान आ गई हो, वह तेजी से खून चूस रही हो और यहां तक कि हैंडल पर लगी बाइंडिंग रिसेंटमेंट विलो की शाखा भी काफी ढीली पड़ गई। ये देखकर चेन ने कटे हुए घाव को माचेटी के ब्लेड पर दबा दिया। चूंकि यह पहली बार था जब वह माचेटी को खून पिला रहा था और उसे आवश्यक मात्रा का पता नहीं था, इसलिए वह यह परीक्षण करना चाहता था कि वह कितना खून सोख सकता है। जब चेन को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई तभी माचेटी ने ऊर्जा सोखना बंद किया। हैंडल के चारों ओर लिपटी विलो की शाखा थोड़ी सी कांप उठी, मानो खुशी से जयकार कर रही हो। रक्त अवशोषण का यह स्तर उनके लिए अभी भी सहनीय था। शायद इसलिए क्योंकि रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए लागत भी बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन रैंकिंग का निर्धारण कौन करता है और शीर्ष 100 अजूबे कैसे थे। वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। उसे जलने की गंध आई। अरे नहीं, मेरा खाना। चावल के बर्तन में काला जमा हुआ पदार्थ था जिससे एक अप्रिय जली हुई गंध आ रही थी। उस रात चेन ने जले हुए चावल खाए। जल जाने के बावजूद चेन इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका मूड काफी अच्छा बना रहा। उन्हें अपना पहला व्यक्तिगत चमत्कार प्राप्त हुआ था। अपना भयानक भोजन समाप्त करने के बाद एक हल्की हवा चली जिसने चमत्कारिक रूप से अपने साथ थोड़ी सी शुष्क गर्मी ला दी। चेन को थोड़ी हैरानी हुई और उसने तारों भरे आकाश की ओर देखा। आकाश में दूर कहीं एक लाल रंग का चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन जो तारे आमतौर पर हमारी पहुंच में होते थे वे आज रात बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने विचारों को समेटते हुए चेन ने अपना ध्यान उस सोलर चार्जिंग पैनल पर केंद्रित किया जो उसने प्राप्त किया था। अब पेट्रोल कम होने लगा था। 60 लीटर पेट्रोल भी बाकी की यात्रा के लिए चिंतामुक्त सफर की गारंटी नहीं दे सकता था।
विशेषकर इसलिए क्योंकि उन्होंने आज इसका काफी उपयोग किया था। जो बचा था वह और भी कम था। पिकअप ट्रक की बैटरी को चार्ज करना बेहद जरूरी था। मुख्य कार्य सोलर चार्जिंग पैनल की मरम्मत करना था। सोलर चार्जिंग पैनल की मरम्मत में 5 घंटे लगेंगे और आधी रात तक अपग्रेड का काम पूरा हो जाएगा। सौभाग्य से इसकी कीमत केवल 100 स्लॉटर पॉइंट्स थी। फिर भी इससे चेन ये को कुछ हद तक दुख हुआ। रात बिना किसी घटना के गुजरी। जब वह अगली सुबह उठा तो सोलर चार्जिंग पैनल की सफलतापूर्वक मरम्मत हो चुकी थी। अपग्रेड कार्य को व्यर्थ करने का अफसोस करते हुए चेन ये ने तुरंत सोलर चार्जिंग पैनल को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया। ये सोलर चार्जिंग पैनल चूचे से प्राप्त किया गया था। सामान्यतः ये केवल फोन या पावर बैंक जैसे छोटे उपकरणों को चार्ज करने के लिए ही पर्याप्त होता है। सर्वनाश के समय उपयोग होने वाले पिकअप ट्रक के लिए वैकल्पिक विद्युत समाधान के रूप में इसका उपयोग करना सरासर कल्पना जैसा प्रतीत होता था। सौभाग्य से उनके पास अपग्रेड सिस्टम था, इसलिए यह मामला पूरी तरह से असंभव नहीं रह गया। जल्द ही चेन ये निराश हो गया। आदर्श चार्जिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए उन्हें सोलर पैनल के सतह क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ चार्जिंग दक्षता में सुधार करने की भी आवश्यकता थी। यह उस युग की प्रौद्योगिकी से कहीं आगे था, इसलिए सिस्टम द्वारा बताई गई कीमत 50,000 स्लॉटर पॉइंट्स थी। चेन ये के पास स्लॉटर पॉइंट्स की कमी थी। वह केवल एक सरलीकृत समाधान से ही संतुष्ट हो सका। सूर्य की रोशनी ग्रहण करने वाले क्षेत्र को बढ़ाएं, विद्युत रूपांतरण दक्षता में सुधार करें। उनकी आवश्यकताओं में भी कमी कर दी गई थी। 50 घंटे की धूप में पूरी तरह चार्ज हो पाना पर्याप्त होगा। फिर भी इसके लिए 5000 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता थी। इससे चेन ये को काफी असहाय महसूस हुआ। उसके पास पर्याप्त स्लॉटर पॉइंट्स नहीं थे। वह क्या करे? क्या उसे सिस्टम से दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा? उसने पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया था। सिस्टम शायद लोन नहीं देगा, है ना? ठीक उसी समय जब चेन ये यह विचार कर रहा था कि क्या वह दोबारा कर्ज ले सकता है, शिविर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आवाज के मालिक ने कुछ बेहद भयावह देखा था। यह एक रेत का तूफान है। रेत का तूफान आ रहा है। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C67 क्रूर और निर्दयी चेन ये। रेत का तूफान। इन 3 शब्दों को सुनते ही चेन ये को तुरंत अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। हालांकि वह इससे पहले कभी रेगिस्तानी इलाके में नहीं गया था, फिर भी वह रेत के तूफानों के आतंक को जानता था। उसने ऊपर देखा। धूप के चश्मे के पीछे छिपी उनकी दाहिनी आंख सिकुड़कर सुई की नोक जितनी छोटी हो गई थी। खाकी रंग की एक क्षितिज रेखा उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, जो अनंत तक फैली हुई थी और जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया खाकी रंग की थी, जिससे आकाश और धरती के बीच अंतर करना असंभव हो गया था। आकाश में चमकता सूरज खाकी रंग में समा गया। उसके चेहरे पर लग रही हवा चुभ रही थी और कार की खिड़कियों से चटकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। भले ही वह पहले से ही सीक्वेंस 1 का सुपरह्यूमन था, भले ही उसके पास पहले से ही शीर्ष 5000 में रैंक की गई एक अद्भुत क्षमता थी, शक्ति में आए उस संक्षिप्त उछाल ने चेन ये को अपना आपा खोने पर मजबूर नहीं किया था। क्या वह केवल इतनी शक्ति के साथ इतनी प्राकृतिक शक्ति का सामना कर सकता था? आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम दबाव के कारण चेन ये को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। खतरा, यहां तक कि सीक्वेंस सुपरह्यूमन चेन ये भी इतना हैरान था कि वह बोल नहीं पा रहा था। अन्य बचे हुए लोगों के चेहरे और भी दयनीय लग रहे थे। झो शियाओ ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा सा खोला और दूर क्षितिज पर फैली खाकी रेखा को हैरानी से देखती रही। तेज हवा से उसके कान तक के छोटे बाल बिखरे हुए थे। उसके मन में एक कांपते हुए भय की भावना छा गई। बहन अभी तक वापस नहीं आई। जूलीना ने मूल रूप से आज सुबह चेन ये से मिलने और उसे पिछली रात से बचा हुआ आधा सॉसेज देने की योजना बनाई थी। उसने कल रात चेन ये के पास जाने से खुद को इसलिए रोका था क्योंकि वह सस्ती दिखना नहीं चाहती थी। यह महिला पुरुषों के साथ बातचीत करने का तरीका बखूबी जानती थी, बिना अनौपचारिक दिखे स्पष्टता बनाए रखना। हालांकि उसे विश्वास था कि चेन ये के पास इस आधे सॉसेज की कमी नहीं थी, लेकिन यह उसकी दिली नीयत थी। कभी कभी पुरुषों के लिए उपहार की कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके पीछे की भावना मायने रखती है। जूलीना इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझती थी। आज हवा काफी तेज थी और आसमान में सूरज भी उतना चमकीला नहीं था, इसलिए तापमान बहुत ज्यादा नहीं था। तेज हवा के कारण जूलीना की पोशाक जोर से फड़फड़ा रही थी, जिससे महिला की सुडौल आकृति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। उन वर्षों के दौरान जब वह एक पिंजरे में बंद कैनरी की तरह थी, जूलीना ने न केवल अपने करियर को विकसित किया बल्कि अपनी काया को बनाए रखने के लिए भी कड़ी मेहनत की। अगर प्रलय न आया होता तो यह महिला सचमुच महान उपलब्धियां हासिल कर सकती थी। कई साल बाद वह एक और प्रेरणास्रोत बन सकती थी। लिंग भेद न करते हुए, एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका काला अतीत आपकी यात्रा का मात्र एक हिस्सा बन जाता है। क्या हान शिन ने किसी के पैरों के बीच रेंगने का अपमान सहन नहीं किया, फिर भी वह सैन्य देवता बन गया। हवा से उड़ता हुआ रेत का एक कण जूलीना के चेहरे पर लगा, जिससे उसे हल्का दर्द हुआ। जूलीना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके सारे विचार इस बात पर केंद्रित थे कि बाद में चेन ये का सामना करते समय क्या कहना है। अचानक उसने किसी को रेत का तूफान चिल्लाते हुए सुना। जूलीना चौंक गई और उसने तुरंत ऊपर देखा। पल भर में जूलीना के पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए।
आकाश और पृथ्वी के बीच फैली वह खाकी रंग की क्षितिज रेखा लगभग उसकी आंखों की पुतलियों को पूरी तरह से भर देती थी। जूलिना को अपने पैरों में कमजोरी और कुछ हद तक अस्थिरता महसूस हुई। संशोधित ऑफ रोड वाहन की छत पर तेज हवा ने गुलाबी बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया, जिससे उसका कुछ हद तक बचकाना चेहरा सामने आ गया। लड़की की कमर के पीछे लंबी तलवार के मूठ पर रेत के टकराने से हल्की चटकने की आवाजें आईं। लंबी टांगों वाली, शराब की आदी, गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसके चेहरे पर नशे के कुछ लक्षण दिख रहे थे। स्पष्ट रूप से वह सुबह सुबह ही नशे में थी। कई बचे हुए लोगों की पैंट पर पहले से ही गीले धब्बे टपक रहे थे। कुछ लोग मुंह खोले, होंठ कांपते हुए खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अरे यार, यहाँ खड़े क्यों हो? भागो! सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में चेन ये भी शामिल थे। वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह नाश्ता बना रहा है। उसके पास जमीन पर पड़े पोर्टेबल गैस स्टोव को समेटने का भी समय नहीं था। वह सीधे बड़े पिकअप ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। हे भगवान, भागो! चचेरे भाई, जल्दी नीचे आओ, हमें निकलना होगा। मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन के केबिन से एक छोटा सा सिर निकला और छत पर बैठी गुलाबी बालों वाली लड़की पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ये कैसी स्थिति है? मेरा चचेरा भाई अभी भी नखरे दिखा रहा है। इस खूबसूरत लड़की ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसकी ऐसी चचेरी बहन है? लीना, जल्दी वापस आओ, रेत का तूफान आ रहा है, हमें निकलना होगा। जूलिना लड़खड़ा गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने जमीन पर गिरे आधे सॉसेज को भी नहीं उठाया और अपने लंबे पैरों से दौड़कर स्कूल बस की ओर चल पड़ी। सौभाग्यवश जूलिना ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए 2 तेज कदमों में वह स्कूल बस में वापस आ गई। वाहन पहले ही स्टार्ट हो चुका था। बूढ़ी ली ने दिशा बदलने के लिए स्टीयरिंग व्हील घुमाया। जाना, मेरा इंतजार करना। धिक्कार है, रेत का तूफान आ गया है और तुम अब भी अपना नाश्ता छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये ठीक नाश्ते का समय था, इसलिए कई लोगों ने अभी अभी अपना नाश्ता बनाना समाप्त किया था। चेन ये जैसे कुछ लोगों को नाश्ते की परवाह नहीं थी और वे बस भाग जाना चाहते थे। लेकिन कुछ अन्य लोग अपने ताज़ा बने नाश्ते को छोड़ने को तैयार नहीं थे। पूरा शिविर अराजकता की चपेट में आ गया था। चेन ये तेजी से बड़ी पिकअप ट्रक के केबिन में वापस आ गया था और दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी की बॉडी पर रेत के टकराने की आवाज तेज होती जा रही थी और खिड़कियों पर खरोंचें पड़नी शुरू हो गई थीं। इग्निशन, गियर शिफ्ट, वाहन चलने लगा। दूर से आती हुई मॉडिफाइड ऑफ रोड गाड़ी तेजी से बाहर निकल चुकी थी और उसके शरीर पर लाल रंग से लिखे 2 अक्षर फेनिस ने लोगों को चिंतित कर दिया था। इसके तुरंत बाद एक और संशोधित ऑफ रोड वाहन ठीक पीछे चल रहा था। ये नानी की गाड़ी थी। चेन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों सीक्वेंस सुपरह्यूमन बन सकते थे। केवल उनकी भागने की गति ही ऐसी थी जिसका मुकाबला आम लोग नहीं कर सकते थे। वह स्कूल बस भी लड़खड़ाते हुए तीसरे गियर में पहुंची। दूरी के बावजूद इंजन की गर्जना अभी भी सुनाई दे रही थी और बस का ढांचा बेतहाशा गति पकड़ने के कारण दाएं बाएं डगमगा रहा था। रेत का तूफान अनुमान से कहीं अधिक तेजी से आ गया। वह पीली क्षितिज रेखा पहले से ही उनकी आंखों के सामने थी। बड़ी मात्रा में रेत खिड़कियों से टकराई, जिससे वाहन थोड़ा डगमगाने लगा। प्रमुख संशोधित ऑफ रोड वाहन में आचे, क्या तुम पथ प्रदर्शक नहीं हो? क्या तुम्हें इतने बड़े रेत के तूफान का आभास नहीं हुआ? स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए बूढ़े बाव ने जोर से पूछा। कैप्टन चू ने पीछे आ रही नाना पर एक नजर डाली और गुस्से में कहा, मैं पथ प्रदर्शक हूं, मौसम विज्ञानी नहीं। मैं असामान्यताओं को महसूस कर सकता हूं, मौसम को नहीं। जब तक मैं अपनी सीक्वेंस को आगे नहीं बढ़ाता। कैप्टन चू ने यह आखिरी वाक्य जोर से नहीं बोला। यहां तक कि डियर सिटी से भागने वाली वह छोटी कार भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। चेन के पास बहुत सारे रहस्य थे, इसलिए जब भी शिविर रुकता था, चेन का वाहन अपेक्षाकृत दूर पार्क किया जाता था। अब नुकसान स्पष्ट हो गया। अन्य लोगों के वाहन पहले ही तेजी से निकल चुके थे, जबकि केवल उसका वाहन ही लड़खड़ाते हुए पीछे पीछे चल रहा था। इसके अलावा चेन की गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन था, इसलिए उसकी रफ्तार अन्य गाड़ियों जितनी तेज नहीं थी। इसके अलावा चेन ने कल ही औपचारिक रूप से मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां चलाना शुरू किया था, इसलिए उसकी गति और भी धीमी हो गई। बहन, बहन, चेन, मेरी बहन को बचाओ। तेज हवा को चीरती हुई एक तीखी आवाज चेन के कानों तक पहुंची। यदि चेन की शारीरिक क्षमताएं आम लोगों से कहीं अधिक असाधारण न होती, तो शायद उसने यह बात सुनी ही न होती। वह झो शियाओ शियाओ थी। झो शियाओ शियाओ ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। उसके छोटे बाल हवा में व्यर्थ ही लहरा रहे थे। वह चेन की ओर चिल्लाई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जब उन्होंने कल रात डेरा डाला था, तो जो बहनों का वाहन शिविर के बीच में चेन के वाहन से काफी दूर खड़ा था। इन परिस्थितियों में जो लैन के लिए अपने वाहन तक पहुंचना मुश्किल होगा। चेन ने रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि बेहद खूबसूरत जो लैन एक रेत के टीले के नीचे से निकल रही थी। शिविर में हर सुबह व्यक्तिगत स्वच्छता एक परेशानी भरा मुद्दा था। आप दांत ब्रश करना छोड़ सकते हैं, यहां तक कि चेहरा धोना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप शौचालय जाने से बच नहीं सकते थे। लड़कियों के लिए निजी मामलों से निपटना और भी अधिक परेशानी भरा था, विशेषकर जो लैन जैसी बड़ी हस्तियों के लिए। यहां तक कि प्रलय के समय में भी लोग हमेशा उन पर कुछ न कुछ ध्यान देते थे। इसलिए हर सुबह व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जो लैन को हमेशा एक सुरक्षित स्थान खोजने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। आज का स्थान चेन के वाहन के अपेक्षाकृत करीब था।
ये भी जो लैन का जानबूझकर लिया गया निर्णय था। आखिरकार ये प्रलय का समय था, अगर उसे कोई समस्या आती तो वह चिल्ला सकती थी और चेन्ये मदद के लिए आ जाता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह घटना तो बहुत पहले घटित हो चुकी थी। यकीनन अब वह आदमी मन में कोई द्वेष नहीं रखेगा। अपने निजी मामलों को निपटाने के तुरंत बाद झोउ लैन ने रेत का तूफान, ये 3 शब्द सुने। आकाश और पृथ्वी के बीच बेतहाशा नाचती पीली रेत और गरजती हवा को देखकर झोउ लैन का पूरा शरीर कांप उठा। झोउ लैन घबराकर शिविर की ओर भागी। उसकी वर्तमान स्थिति के सबसे नजदीक चेन्ये का वाहन था। वह मॉडिफाइड बड़ी पिकअप ट्रक देखने में बेहद आकर्षक थी। चेन्ये ने झोउ लैन को भी अपने पीछे आते हुए देखा। उस बड़े सितारे की आंखों में विनती और लालसा झलक रही थी। अगर चेन्ये अभी रुककर एक पल इंतजार करे तो झोउ लैन शायद गाड़ी में बैठ पाएगी, लेकिन हो सकता है कि वह खुद ही रेत के तूफान में समा जाए। लेकिन चेन्ये का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसके लिए अपनी जिंदगी से बढ़कर कोई नहीं थी। गाड़ी पहले ही चलने लगी थी। चेन्ये का दाहिना पैर मानो ईंधन टैंक को कुचलने को बेताब था। उसके लिए रुकने और धीमा होने का कोई रास्ता नहीं था। पहला गियर, दूसरा गियर, वाहन की गति तेजी से बढ़ गई। झोउ लैन की आंखों में निराशा और भी गहरी होती चली गई। चेन्ये, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बहन को बचा लीजिए। ये दृश्य लॉन्गेविटी विलेज में पहले हुई घटना से बहुत मिलता जुलता था। अगर वह अभी चेन्ये के सामने घुटने टेक सकती तो झोउ शियाओ बिना किसी झिझक के चेन्ये के सामने घुटने टेक देती। चेन्ये ने झोउ शियाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का इंजन गुस्से से दहाड़ रहा था और पूरा वाहन का ढांचा कांप रहा था। गति लगातार बढ़ती रही। भाई चेन, मुझे बचाओ। अचानक एक आदमी बगल से दौड़कर आया। चेन्ये ने बस एक नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा नहीं देखी। ये व्यक्ति आयरन लान की स्कूल बस के सदस्यों में से एक था। वह अपना ताज़ा बना नाश्ता छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह बस में चढ़ने में एक कदम देर कर गया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि स्कूल बस उनका इंतजार करेगी, लेकिन ओल्डली सीधे स्कूल बस चलाकर चले गए। चेन्ये की गाड़ी को देखकर वह मदद मांगने के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। इस व्यक्ति की तरह 2 या 3 अन्य लोग भी हताशा में चेन्ये के वाहन की ओर दौड़े। अगर वह अभी चेन्ये के सामने घुटने टेक सकती तो झोउ शियाओ बिना किसी झिझक के चेन्ये के सामने घुटने टेक देती। अप्रत्याशित रूप से चेन्ये ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वाहन सीधे चौथे गियर से 5वें गियर में चला गया और गति और भी बढ़ने के साथ इंजन की गर्जना तेज हो गई। आगे चल रहे काफिले का सीधे पीछा करते हुए, धिक्कार है उस चूचे पर, क्या तुम ही मार्गदर्शक नहीं हो? तुम किस तरह का मार्ग दिखा रहे हो? अपनी बाहें फैलाए हुए वह व्यक्ति इतना भयभीत था कि उसने चेन्ये के वाहन से बचने के लिए खुद को एक तरफ फेंक दिया और जाते हुए चेन्ये को जोर जोर से गालियां देने लगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C68 रेत का तूफान। गाड़ी का एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया गया था। यह सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक एक अभूतपूर्व परीक्षण से गुजर रहा था। वाहन एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ा और उसके ठीक पीछे गरजता हुआ रेत का तूफान उसका पीछा कर रहा था। रेत खिड़कियों और वाहन के ढांचे से टकरा रही थी और सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, मानो मौत की ठंडी हंसी गूंज रही हो। दृश्यता पल पल कम होती जा रही थी। सौभाग्यवश आगे चल रहे वाहनों ने अपनी आपातकालीन बत्तियां जला दी थीं, जिससे चेन्ये किसी तरह काफिले के पीछे पीछे चलने में कामयाब हो सका। जब चेन्ये स्लॉटर पॉइंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने अपनी हैजर्ड लाइट्स का फंक्शन भी कैंसिल कर दिया था। उनकी गाड़ी के आगे के हिस्से से केवल एक हेडलाइट से हल्की रोशनी निकल रही थी। रेत के तूफान से आगे बढ़ता हुआ काफिला ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण वह तूफान में समा जाएगा। विलो की शाखा पहले ही चेन्ये की बांह के चारों ओर लिपट चुकी थी। चेन्ये घबराकर आगे चमकती लाल टेल लाइट्स को घूर रहा था। गलत, ये गलत है। इस तरह भागते रहना मौत को गले लगाने के समान था। वह इससे पहले कभी रेगिस्तान में नहीं गया था, न ही उसने कभी रेत के तूफान का सामना किया था, इसलिए उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जब उसने दूसरों को दौड़ते देखा तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। काफिले में शामिल अधिकांश लोगों को भी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। अब शांत होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी मूर्खता थी। वे कब तक इस तरह दौड़ते रह सकते हैं? इसके अलावा वाहन भला रेत के तूफान से कैसे बच सकते हैं? दृश्यता लगातार कम होती जा रही थी। ऐसे में बिना देखे गाड़ी चलाने का मतलब था कि वे बाधाओं से टकरा सकते थे या रेत के गड्ढों में फंस सकते थे, या फिर वे रास्ता भटक सकते हैं और काफिले से अलग हो सकते हैं, या फिर उनका ईंधन खत्म हो सकता है। इनमें से कोई भी एक स्थिति निश्चित मृत्यु का कारण बन सकती है। वे भाग नहीं सके, केवल रुककर और रेत के तूफान के गुजरने का इंतजार करके ही उनके बचने की संभावना थी। चेन्ये के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। वह अब चूचे से बात करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी में वॉकी टॉकी नहीं था। अगर वह अपना सिर बाहर निकालकर चिल्लाता भी तो शायद चूचे उसे सुन नहीं पाता। वह क्या करे, धत्तेरी की। लेकिन तभी अचानक चेन्ये ने देखा कि आगे वाली गाड़ी तेजी से उसकी ओर आ रही है। चेन्ये ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील को झटका दिया। पिकअप ट्रक लड़खड़ा गया और बाल बाल वाहन के पिछले हिस्से से टकराने से बचा। और ध्यान से देखने पर उसने पाया कि चूचे और नाना दोनों के वाहन पूरी तरह से रुक चुके थे। यहां तक कि आयरन लान की पीली स्कूल बस भी वहीं रुक गई थी। सभी वाहन स्थिर अवस्था में अपनी आपातकालीन बत्तियां जला रहे थे।
चेन ये समझ गया कप्तान चू को स्थिति का एहसास जरूर हो गया होगा, जैसा कि कप्तान चू से उम्मीद थी। शुरू से लेकर अब तक केवल 10 मिनट ही बीते थे और उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। उसने कैप्टन चू के वाहन की दिशा से कुछ लहराता हुआ देखा। फिर 2 ऑफ रोड वाहन आयरन लान की स्कूल बस के करीब आ गए। योजना को समझते हुए चेन ये ने भी धीरे धीरे अपना वाहन स्कूल बस की ओर बढ़ाया। वाहन के अंदर बैठे हुए वह महसूस कर सकता था कि तेज हवा के कारण उसके पीछे की छत बुरी तरह हिल रही है। पहले चंदवा महिलाओं के कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था और हालांकि बाद में उन्होंने इसे साइकिल की सामग्री से मजबूत किया, फिर भी यह मुश्किल से ही काम चलाऊ था। चेन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चंदवा बच पाएगा या नहीं। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उन्हें ज्यादा आपूर्ति का नुकसान नहीं होगा। आयरन लान की पीली स्कूल बस केंद्र में थी और चेन और अन्य सभी के वाहन उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके आसपास हवा तेज होती गई, रेत बढ़ती गई और खिड़कियों से रेत टकराने की आवाज तेज होती गई। खिड़कियों पर खरोंचें तेजी से बढ़ने लगीं। जो कभी पारदर्शी कार की खिड़की थी वह अब धुंधली कांच बन गई थी। रेत का तूफान और करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय जानवर उनके कानों में दहाड़ रहा हो, मानो आगे बढ़कर चींटियों के इस समूह को एक ही झटके में निगलने के लिए तैयार हो। तूफान के बीच एक चीख गूंजी जो पास और दूर दोनों जगह सुनाई दी। खिड़की से चेन ने देखा कि एक मोटरसाइकिल हवा से उठकर धुंधली दूरी की ओर उड़ रही है। मोटरसाइकिल के पीछे एक व्यक्ति की आकृति चल रही थी। वह चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन चेन अनुमान लगा सकता था कि यह उनके काफिले का मोटरसाइकिल दुर्घटना में जीवित बचा व्यक्ति था। रेत के तूफान के कारण आकाश में सूर्य की रोशनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। आसपास का वातावरण अचानक अंधेरा हो गया। चेन अपनी पिकअप ट्रक में बैठा था। गाड़ी की गति के साथ उसका शरीर दाएं बाएं हिल रहा था। हालांकि वे रेगिस्तान में थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे नाव पर सवार हों। क्या ये रेतीला तूफान बहुत ही भयानक था। टकराना। तेज हवा के कारण बाईं खिड़की का शीशा सीधे टूट गया। तेज हवा वाहन में घुस आई, जिससे चेन के बाल समुद्री शैवाल के गुच्छे की तरह उड़ने लगे। चेन ने जल्दी से अपने धूप के चश्मे को अपनी जेब में डाला और बाईं खिड़की को ढकने के लिए कुछ ढूंढने ही वाला था। टकराना। दाहिनी ओर की खिड़की भी चकनाचूर हो गई। टूटे हुए कांच से चेन के गाल की त्वचा कट गई। नहीं, एक और चीख जो पास और दूर दोनों जगह सुनाई दे रही थी। चेन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने आंखें सिकुड़कर आगे की ओर देखा। उसने स्कूल बस से एक विशालकाय आकृति को निकलते हुए देखा। यह आयरन लान था। जैसे ही वह मूर्ख वाहन से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर अचानक एक साइज बढ़ गया। अचानक 3 मीटर लंबा एक छोटा सा दानव प्रकट हुआ। टाइटन सीक्वेंस की अलौकिक क्षमता। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से दानव ने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा हो। रस्सी। उस व्यक्ति ने रस्सी पकड़ी और आसपास मौजूद वाहनों के चारों ओर दौड़ने लगा। वह दरअसल सभी वाहनों को रस्सी से एक साथ बांधना चाहता था, लेकिन उनके आसपास की हवा बहुत तेज थी। यहां तक कि 3 मीटर लंबे ताकतवर व्यक्ति को भी कुछ कठिनाई हो रही थी। ये जी, मेरी मदद करो। तेज हवा में एक भयंकर दहाड़ गूंजी और स्पष्ट रूप से चेन के कानों तक पहुंची। धत्तेरी की। चेन ने मन ही मन खुद को कोसा, फिर अपना शरीर पलटा और सीधे वाहन से बाहर निकल गया। इस स्थिति में चाहे वह कितना भी न चाहता हो, उसे सामने आना ही पड़ा। अगर आसपास के वाहनों को नहीं बचाया जा सका तो उसका विनाशकारी पिकअप ट्रक भी नहीं बच पाएगा। बचपन से ही शिक्षकों द्वारा अनगिनत बार एकता के सिद्धांत की शिक्षा दी गई थी। हवा तेज होती गई और पहले वाली मोटरसाइकिल एक सटीक चेतावनी के रूप में काम आई। इस स्थिति में शायद केवल अनुक्रम महाशक्तियों वाले ही कुछ कर सकते हैं। चेन गाड़ी से बाहर निकला और सीधे आयरन लान की ओर दौड़ पड़ा। दोनों ने रस्सी पकड़ी और तेजी से वाहनों के चारों ओर चक्कर लगाया। उन्होंने पूरे 2 चक्कर लगाए। मूर्ख लॉ शेर ने रस्सी में एक गांठ बांधी और उसका दूसरा सिरा खुद पकड़ लिया। एक भयंकर दहाड़ के साथ आयरन लान ने अपने पैरों को रेतीली जमीन में मजबूती से जमा दिया। उसका आधा शरीर बाहर रह गया था, आधा रेत के टीले में दबा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह वास्तव में खुद को इन वाहनों को स्थिर रखने के लिए एक संतुलनकारी बल के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। क्या ये वास्तव में काम कर सकता है? 3 मीटर से अधिक लंबे इस व्यक्ति को देखकर, जिसके पूरे शरीर पर एक छोटे पहाड़ की तरह मांसपेशियां कसी हुई थी, उसका वजन ही संभवतः 5 से 600 किलोग्राम होगा। उसका इस्तेमाल प्रतिसंतुलन के रूप में करना असंभव नहीं था। ये जी, तुम वापस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तेज हवा के बीच से आयरन लान की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। बड़े मूर्ख, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुलाबी बाल रेत के तूफान में तेज तलवार की तरह लहरा रहे थे। वह नानी थी। लड़की ने अपने लंबे पैरों को लहराया, जो उसकी पिछली नशे की हालत से बिल्कुल अलग था, और उसकी आंखों से तीखी चमक निकल रही थी। लड़की ने आयरन लान के पीछे रस्सी पकड़ ली। कुछ बुदबुदाते हुए उसकी लंबी तलवार से 2 मीटर लंबी तलवार की आभा निकली, जो सीधे जमीन में धंस गई। ये जी, तुम कहीं खोए हुए क्यों हो? आकर मेरी मदद करो। गुलाबी बालों वाली लड़की ने चेन की ओर भौहें उठाईं। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो चलिए मैं आपको अपना तरीका दिखाता हूँ। चेन ने अपनी कलाई झटक दी और एक हरी विलो की शाखा निकली, जिसने बांह जितनी मोटी रस्सी को लपेट लिया। चेन के हाथ में मौजूद माचेटी तेजी से घूमी और फिर हिंसक रूप से जमीन की ओर जा गिरी।
जाना। कुल्हाड़ी से एक भनभनाहट की आवाज निकली और जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया जो तुरंत रेत से ढक गया। विलो की शाखा खींचकर रस्सी को मजबूती से बांध देती है। ब्लड रिसेंटमेंट मैचिटी का पहला परीक्षण असामान्यताओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि वास्तव में चेनये द्वारा इसे पतन के लंगर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये जी, तुम में तो हुनर है। गुलाबी बालों वाली लड़की के पास अभी भी चेनये को आंख मारने का समय था। चेनये के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। रेत का तूफान और भी तीव्र होता जा रहा था। विलो की शाखा से संचारित कंपन के माध्यम से चेनये हवा की तीव्रता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, यहां तक कि उसे स्वयं भी हवा द्वारा थोड़ा ऊपर उठते हुए महसूस हुआ, जिससे उसे विलो की शाखा को कसकर पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंधे हुए वाहनों से धातु के दबने की चरमराहट भरी आवाजें निकल रही थीं। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C69 बदला लेने वाली लड़की। उस समय चूचे का चेहरा बेहद गंभीर था। वाहन के बाहर रेत के तूफान की तीव्रता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह उनका इस तरह की प्राकृतिक आपदा का पहला अनुभव था और शुरुआती घबराहट के कारण उन्होंने गलत निर्णय ले लिया था। सौभाग्यवश उन्होंने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि कैप्टन चू के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमयी उपस्थिति पास आ रही है। संभवतः पहले हुई अराजक गतिविधियों ने किसी असामान्य शक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया था। रेत का तूफान थमने के बाद भी काफिला खतरे में रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में एनोमली सूर्य के प्रकाश में काम नहीं कर सकती थी। सभी जीवित बचे लोगों में यही आम सहमति थी, अन्यथा मानवता बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह आम धारणा गलत हो सकती है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में चूचे ने एक से अधिक अवसरों पर दिन के समय भी असामान्य गतिविधि का पता लगाया था, जैसे उस समय कार दुर्घटना स्थल पर हुआ था। चूचे को एक आशंका थी, शायद विसंगतियां अनुक्रम महाशक्तियों की तरह और भी शक्तिशाली हो सकती हैं। उस समय चूचे अपनी ही अटकल से चौंक गया था। ऐसा नहीं था कि यह संभावना बहुत ही अकल्पनीय थी, लेकिन असल बात यह थी कि यह अटकलबाजी बहुत ही भयावह थी। इसीलिए चूचे ने हमेशा जानबूझकर इस संभावना को धुंधला कर दिया था। शायद एक दिन सभी विसंगतियां सूर्य के प्रकाश से डरना बंद कर देंगी। ये वास्तव में मानवता का प्रलय होगा। कैप्टन चू ने खिड़की के बाहर उठ रहे भयंकर रेत के तूफान की ओर मुड़कर देखा। यहाँ आयरन लान, नाना और चेनये मौजूद हैं। रेत का तूफान ज्यादा परेशानी वाला नहीं था, वे निश्चित रूप से इसका सामना कर सकते थे। अधिक से अधिक उन्हें कुछ आपूर्ति का नुकसान होगा और कुछ आम लोग रेत के तूफान में बह जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इसके बाद क्या मुसीबत आने वाली थी। कैप्टन चू की धारणा में विसंगति की उपस्थिति लगातार करीब आती जा रही थी। रेत का तूफान गुजर जाने के बाद काफिला निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था उस विसंगति के साथ सीधा टकराव आसन था। विसंगतियां अजेय थीं। क्या काफिले का अंत उनकी आंखों के सामने ही होने वाला था? ... भयंकर रेत के तूफान ने लगभग पूरी दुनिया को ढक लिया था। चेनये ने अपनी आंखें और मुंह कसकर बंद रखे और आसपास के वातावरण को महसूस करने के लिए केवल अपनी इंद्रियों का उपयोग किया। उसके शरीर पर रेत लगने से उसे हल्का दर्द हुआ। हर पल एक साल जैसा लग रहा था। सौभाग्यवश कुल्हाड़ी रेतीली जमीन में गहराई तक दबी हुई थी, जिससे रस्सी मजबूती से बंधी रही। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है जब चेनये को अपने शरीर में सुन्नापन महसूस होने लगा। अंततः रेत का तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया। इस मामूली कमजोरी ने चेनये के दिल में आशा की एक चिंगारी जगा दी। जब अंततः रेत का तूफान थम गया, चेनये पूरी तरह से रेत से ढक गया था। उसका आधा शरीर पहले ही रेत में दब चुका था। पटुई पटुई पटुई। चेनये को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कान, नाक और यहां तक कि मुंह भी रेत से भरे हुए हों। जरा सी हलचल से ही उसके चारों ओर रेत उड़ने लगी। पटुई पटुई पटुई। धिक्कार है रेत के तूफान, मैंने सचमुच एक का अनुभव कर लिया है। चेनये ने विलो की शाखा की शक्ति का उपयोग करके खुद को रेत से बाहर निकाला। इस समय आयरन लान गर्दन तक रेत में धंसा हुआ था। बाहर केवल उसका विशाल सिर ही दिखाई दे रहा था। अगर चेनये आयरन लान से परिचित नहीं होता तो वह रेत से ढके इस गोले को कभी भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान पाता। जमीन से ताड़ के पत्तों के पंखे जैसे दिखने वाले दो बड़े हाथ निकले जो मेहनत से सामने की रेत को खोद रहे थे। आयरन लान खुद को रेत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये जी, मैं भी। पास ही से एक युवती की असंतुष्ट आवाज सुनाई दी। चेनये ने अपना सिर घुमाया और रेतीली जमीन पर गुलाबी बालों का एक गुच्छा देखा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये युवती वास्तव में पूरी तरह से रेत में दब गई थी। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई होती। सौभाग्य से इस युवती के पास सीक्वेंस सुपर पावर्स थे और वह सीरीज 2 की सदस्य थी। उसकी जीवंतता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। हा। कठिन समय में लोग अक्सर खुद से ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को देखकर खुद को कम दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं। चेनये सिगरेट जलाने से पहले ही जोर से हंसा और सबसे पहले उस युवती का सिर खोदकर निकालने के लिए आगे बढ़ा। युवती ने गुस्से भरी निगाहों से चेनये की ओर देखा। चेनये, कमीने, अभी भी हंस रहे हो? हा, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया।
चेन ये ने तुरंत माफी मांग ली। यह महिला सीरीज 2 की थी और अगर उसने सच में उसे नाराज कर दिया तो शायद इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि वह युवती खुद बाहर नहीं निकल सकती थी। बात बस इतनी सी थी कि रेत के तूफान से लड़ते समय उसने कुछ अलौकिक शक्ति ग्रहण कर ली थी। हालांकि वह शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, वह अभी भी थोड़ी थकी हुई थी। चेन ये ने युवती की बाहों को छुड़ाया और आयरन लान, वह बड़ा मूर्ख, ने सीधे उसकी बाहों को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। आयरन लान अब अपने मूल आकार में वापस आ गया था, हालांकि वह कुछ थका हुआ सा दिख रहा था। अन्य जीवित बचे लोग भी धीरे धीरे अपने वाहनों से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वह था रेत थूकना। बाहरी घेरे पर मौजूद वाहन पहले ही रेत के तूफान में आधे से ज्यादा दब चुके थे, लेकिन सौभाग्य से लोग सुरक्षित थे। वहां से निकलने के लिए उन्हें पहले इन वाहनों को बर्फ से बाहर निकालना होगा। इसके अलावा ऐसे रेत के तूफान के साथ ये कहना मुश्किल था कि कितने वाहनों में मामूली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहां तक आपूर्ति की बात है, उन्हें काफी नुकसान हुआ था। उदाहरण के लिए, वाहनों पर लगे कई रूफ रैक ढीले हो गए थे और उन पर बंधे सामान न जाने कहां गायब हो गए थे। यहां तक कि चेन ये के पिकअप ट्रक का भी हाल अच्छा नहीं था। वाहन की छत पूरी तरह से गायब हो गई थी। सौभाग्यवश चेन ये का अधिकांश सामान ट्रक के पिछले हिस्से में रखा हुआ था। खाना केबिन की पिछली सीट पर रखा गया था। सामने, बाईं, दाईं और पीछे की खिड़कियां टूटी हुई थी, लेकिन खाना अभी भी वहीं था। बेशक चेन ये की पिकअप ट्रक अकेली ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसकी खिड़कियां टूटी थीं। पीली स्कूल बस की खिड़कियां लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थीं, केवल कुछ ही खिड़कियां बची थीं जो मुश्किल से इस्तेमाल करने लायक थीं। आयरन लान की पीली स्कूल बस सबसे ऊंची थी और उसे रेत के तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। चेन ये ने एक सिगरेट जलाई और पास के एक रेत के टीले पर बैठ गया, उसके मुंह और नाक के बीच फैलती हुई उस मनमोहक सुगंध को महसूस करते हुए, जिससे उसकी शारीरिक थकान और तनाव दूर हो गया। चारों ओर देखने पर सब कुछ वीरान प्रतीत हो रहा था। अपरिचित रेत के टीले, अपरिचित भूभाग। रेत के तूफान ने भूदृश्य को बदल दिया था। चेन ये अब अपने पिछले शिविर स्थल की दिशा को पहचान नहीं पा रहा था। चेन ये, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। जूलीना ने चिंता से अपनी छाती पर हाथ फेरा। इस महिला की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी, उसमें पहले वाली उसकी आकर्षक छवि बिल्कुल गायब थी। वह काफी अस्त व्यस्त भी दिख रही थी, लेकिन फिर भी रेत का तूफान खत्म होते ही वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर तुरंत उसके पास आई। चेन ये जैसे व्यक्ति को भी भावनाओं का एक क्षणिक अनुभव होने से नहीं रोका जा सका, लेकिन ये बस एक क्षणिक क्षण था। चेन ये को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही मुलाकातों के बाद यह महिला उससे प्यार करने लगी थी। असंभव। जब खतरा आता था तब भी चेन ये इस महिला को ढाल की तरह, बलि के मोहरे की तरह इस्तेमाल करता था। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? क्या आपका बहुत सारा खाना और सामान बर्बाद हो गया? आयरन लान के पास सबसे अधिक आपूर्ति थी, यदि उसकी आपूर्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा तो काफिला वास्तव में संकट में पड़ जाएगा। जूलीना ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट को दबाया और बोलने ही वाली थी। चेन ये, मैं तेरे पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही करूंगा। एक तीखी, घृणा से भरी आवाज गूंज उठी। फिर उन्होंने एक छोटी सी आकृति को तेज तलवार की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। धूल से ढकी एक और आकृति, लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में तीव्र आक्रोश, यहां तक कि घृणा भी भरी हुई थी। उन आंखों को देखते ही चेन ये को तुरंत याद आ गया कि यह व्यक्ति कौन था। झो शियाओ। उसने उसकी बहन को नहीं बचाया था, इसलिए उस महिला के मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो गई थी। झो शियाओ चाहती थी कि वह चेन ये को अभी मार डाले। उसने स्वयं अपनी बहन को रेत के तूफान में समाते हुए देखा था। वह अपनी बहन को चिड़चिड़ी, डरपोक और कुछ हद तक कमजोर समझती थी, लेकिन जब उसकी बहन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, झो शियाओ को लगा जैसे उसका दिल दुख रहा हो। झो शियाओ के हाथ में एक फल काटने वाला चाकू था, जिसे उसने पहले सामान इकट्ठा करते समय उठाया था। अब उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस चाकू को उस आदमी के दिल में घोंप दे। चेन ये ने धुएं की एक तेज धार छोड़ी, जो तैरते हुए अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठी और युवती के हाथों और पैरों को जकड़ लिया। ये सीक्वेंस सुपर पावर्स की शक्ति थी। साधारण लोगों के पास सीक्वेंस सुपर पावर्स के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। चेन ये, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवती छटपटा रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह चेन ये को घूर रही थी। इस महिला ने चेन ये को पहले ही अपना दुश्मन मान लिया था। दोनों के बीच का संघर्ष तुरंत ही आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा, क्योंकि धूल से सने सभी लोग देखने के लिए मुड़ गए। जब उन्होंने देखा कि चेन ये ने मात्र धुएं के एक झटके से उस युवती को वश में कर लिया, कई लोगों की आंखों में गहरी आशंका झलक रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्यों? तुमने मेरी बहन को मार डाला, तुमने मेरी बहन को मार डाला, जो लैन। युवती छटपटाने लगी, दहाड़ने लगी, उसकी आवाज पहले से ही कर्कश हो चुकी थी। चेन ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे अपनी बहन को मारते हुए कब देखा था? अगर तुम ना होते, अगर तुम उसे बचाने के लिए रुक जाते, तो वह नहीं मरती, वह नहीं मरती। बकवास। अगर मैं उसे बचाने के लिए रुक जाता तो मैं ही मर जाता। झो शियाओ, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं तुम्हारी बहन को क्यों बचाऊं? क्यों? क्योंकि मेरी बहन ने तुम्हें तब पेट्रोल दिया जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
क्या तुमने इसे वापस नहीं लिया? झू शियाओ, क्या तुम भूल गई हो? चेन ये की बातों से झू शियाओ स्तब्ध रह गई। युवती के गालों पर आंसू बह रहे थे, उसके चेहरे पर जमी धूल में धारियां बना रहे थे, उसके होंठ पहले से ही इतने कटे हुए थे कि उनसे खून निकल रहा था। उसका कोमल चेहरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन उन लाल आंखों से अब भी चेन ये को घूर रहा था। उस युवती को अपनी प्रतिशोध की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी, और उसके सामने खड़ा व्यक्ति उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। चेन ये के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। जूलिना पास ही खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चूचे गाड़ी से बाहर निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा कांप भी रहा था। सावधान रहो, यहाँ एक असामान्य घटना घटित हो रही है। जैसे ही चूचे ने ये शब्द कहे, चेन ये के बगल में अचानक एक भयानक मानव चेहरा प्रकट हुआ। यह एक विशाल भयावह मानव चेहरा था, केवल चेहरा ही एक वयस्क पुरुष जितना लंबा था। उस चेहरे ने अपना बड़ा मुंह खोला और चेन ये की ओर काटने लगा। चेन ये के रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत ही करीबी मामला था और बहुत अचानक, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सहज रूप से चेन ये ने हाथ बढ़ाकर झू शियाओ की गर्दन पकड़ ली और खुद को बचाने के लिए महिला को ऊपर उठा लिया। मनोरंजन जगत जिस भावी सितारे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अब चेन ये ने खुद को बचाने के लिए एक बलि के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C70 मानव चेहरे वाला बिच्छू। जब चेन ये ने उसे गर्दन से पकड़कर ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, तो झू शियाओ ने उस विशाल मानव चेहरे को देखा। उस विशाल मानव चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी, जिसके मुंह के कोने अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से चौड़े हो गए थे। झू शियाओ की भयभीत निगाहों के नीचे वह विशालकाय मुंह विकृत रूप से फट गया, जिससे अंदर दांतों की परत दर परत दिखाई देने लगी। जानवरों के नुकीले दांत नहीं, बल्कि मानव जैसे दाढ़ और चपटे दांत, जो उस विशाल मुंह के भीतर कई परतों में व्यवस्थित थे। झू शियाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी विशाल हाथ ने उसके दिल को कसकर पकड़ रखा हो। जब से झू शियाओ इतनी बड़ी हुई कि चीजों को समझ सके, तब से वह जानती थी कि उसकी एक सुपरस्टार बहन है। इसलिए झू शियाओ भी अपनी बहन की तरह एक बड़ी स्टार बनने की ख्वाहिश रखती थी। अपनी असाधारण सुंदरता के कारण झू शियाओ ने आधिकारिक पदार्पण से पहले ही असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, जबकि उनके अन्य साथी दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें भविष्य में ऐसी नौकरी मिल जाएगी जो उन्हें बुनियादी जीविका मुहैया करा सके। झू शियाओ पहले ही सामान्य व्यक्ति के दायरे से ऊपर उठ चुकी थी। फिल्म के सेट पर जिनसे भी वह मिलती थी, वे सभी उनसे विनम्रता और शालीनता से बात करते थे। घर पर उसके माता पिता उसे अत्यधिक लाड़ प्यार करते थे, और यहाँ तक कि उसकी सुपरस्टार बहन भी ज्यादातर उसे प्रोत्साहन ही देती थी। मनोरंजन उद्योग के घिनौने पहलुओं को इस भावी सितारे के करीब आने का कभी मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि झू शियाओ खुद भी मानती थी कि घरेलू मनोरंजन उद्योग में शीर्ष स्तर की हस्ती बनना उनकी नियति थी। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियों में प्रलय आ गई। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। उस समय सेट पर शूटिंग कर रही झू शियाओ और झू लैन बुरी तरह डर गई थी, लेकिन सौभाग्य से वे प्रोडक्शन क्रू से बच निकलने में कामयाब रहीं। जब तक वे काफिले में शामिल नहीं हो गए, जब भी वे सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती थीं, तो बहनें सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, जिससे उन्हें काफिले के भीतर अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन बनाए रखने में मदद मिलती थी। कम से कम बुनियादी गरिमा तो बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन चीजें हमेशा सुचारू रूप से नहीं चल पाती थीं। इस सर्वनाशकारी दुनिया में किसी भी दिन किसी भी आपूर्ति केंद्र पर किसी की भी मृत्यु हो सकती है, या अन्य लोगों या विसंगतियों के हाथों उसकी जान जा सकती है। इसलिए जब झू लैन ने देखा कि चेन ये ने अनुक्रम महाशक्तियों को जागृत कर लिया है, तो वह चेन ये के साथ गठबंधन करना चाहती थी। कम से कम अच्छे संबंध बनाए रखें। लेकिन झू शियाओ अपनी बहन के फैसले से सहमत नहीं थी। इसलिए पहले वाली घटना में उसने वह पेट्रोल वापस ले लिया था जो उसकी बहन ने चेन ये को दिया था। झू शियाओ का मानना था कि चाहे कोई भी समय हो, आत्मनिर्भरता ही एकमात्र सच्चा मार्ग है, और वह लगातार इसी विश्वास के अनुसार कार्य करती रही थी। चेन ये जैसे सीक्वेंस सुपर पावर उपयोगकर्ताओं के प्रति भी झू शियाओ को ऐसा नहीं लगा कि उसे उनकी चापलूसी करने या उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह झू शियाओ थी। फिल्म सेट पर काम करने की तरह ही झू शियाओ निर्देशकों और निर्माताओं के रवैये को भी नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन अब वे प्रलय के दौर में थे। झू शियाओ ने अपनी सोच को उस हिसाब से नहीं बदला था। सर्वनाश की स्थिति में जब तक आप पर्याप्त शक्तिशाली न हो, अन्यथा आपके ये गुण ही आपके पतन का कारण बन जाते हैं। खुद को दांतों से भरे इस विशाल मुंह द्वारा चबाए जाने और निगले जाने के कगार पर देखकर झू शियाओ ने अपने निचले शरीर में गर्मी और नमी फैलते हुए महसूस की, जबकि नाक से बहने वाला पानी और आंसू उसके चेहरे पर बेरोक टोक बह रहे थे, जिससे उसकी नाजुक विशेषताएं जल्दी ही एक बेतरतीब दृश्य में बदल गईं। मृत्यु के कगार पर खड़ी झू शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पछतावा ज्यादा हो रहा है या डर ज्यादा। धड़ाम, त्वचा पर किसी चीज के टकराने की एक भारी धीमी सी आवाज। झू शियाओ ने अपने सामने मौजूद विशाल मानव चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति देखी। पूरा चेहरा अपनी स्थिति बदल रहा था। जब झू शियाओ के हाथ रेतीली जमीन को छुए, तब तक उसका पूरा शरीर कमजोरी से ढह चुका था, उसमें अब कोई ताकत नहीं बची थी।
मिस झो, जल्दी भागो। झो शियाओ शियाओ ने इस युवक को पहचान लिया। ये स्कूल बस वाला शियाओ फू था, जो एक भोला भाला विश्वविद्यालय का छात्र था। शियाओ फू ने पूरी तरह से बेजान पड़ी झो शियाओ शियाओ को घबराकर पीछे की ओर घसीटा। जूलीना भी अब होश में आ चुकी थी। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी डर झलक रहा था, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह झो शियाओ शियाओ और शियाओ फू को दूर भागते हुए खींचने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। झो शियाओ शियाओ ने पीछे मुड़कर देखा, और जब उसने देखा कि राक्षस वास्तव में कैसा दिखता है, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी हिम्मत बची थी, वह तुरंत डर में बदल गई। सावधान रहो, इस विसंगति से निपटना मुश्किल है, आयरन लान ने अपनी गहरी दबी हुई आवाज में कहा। उस मूर्ख ने एक बार फिर अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किया और 3 मीटर लंबे तगड़े आदमी में बदल गया। उसी के एक मुक्के ने मानव चेहरे वाले बिच्छू को हवा में उड़ा दिया था, अन्यथा झो शियाओ शियाओ शायद जीवित नहीं बच पाती। इस समय वह बड़ा मूर्ख अपना हाथ हिला रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी दर्द हो रहा हो। चेन ये लगातार पीछे हटता रहा और अपने सामने मौजूद विसंगति के बीच दूरी बनाता गया। अब जाकर चेन ये को उस विसंगति का स्पष्ट नजारा देखने को मिला। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल बिच्छू था, जिसका पूरा शरीर आकार में एक बड़े ट्रक के बराबर था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि बिच्छू के सिर पर एक विशाल मानव चेहरा बना हुआ था। इस इंसान के चेहरे पर दिख रही पीड़ा भरी अभिव्यक्ति किसी आम इंसान की अभिव्यक्ति से लगभग अप्रभेद्य थी। फिर उसके विशालकाय पंजे और उभरी हुई काली डंक वाली पूंछ थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि इस मानव चेहरे वाले बिच्छू से निपटना आसान नहीं होगा। चेन ये ने धुएं का एक घना बादल छोड़ा, जिससे उसके चारों ओर 3 मीटर के दायरे में धुएं की एक छोटी सी बाधा बन गई। उसकी आंखें सतर्क थीं। उसके दाहिने हाथ में विलो की शाखा थी, जबकि ब्लड रिसेंटमेंट माचेटी उसकी पकड़ में घूम रही थी। कैप्टन, क्या आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं? क्या आपको पथ प्रदर्शक नहीं होना चाहिए? आपने एक विसंगति को हम तक पहुंचने कैसे दिया? क्या आप कप्तान के तौर पर सक्षम भी हैं? यहां तक कि लंबी टांगों वाली लड़की भी अविश्वास भरी नजरों से बोली, कैप्टन, आप इतनी बुनियादी चीज में कैसे गड़बड़ी कर सकते हैं? उसके लहजे और रवैये से ऐसा लग रहा था मानो चूचे उसकी अधीनस्थ हो, जिसे वह जब चाहे डांट सकती हो। इतने सारे बचे हुए लोगों के सामने लंबी टांगों वाली लड़की चेन ये से भी ज्यादा कठोर थी, और उसने कप्तान के अधिकार के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। चूचे को गुस्से से खून खौलने लगा, लेकिन वह जानता था कि इन दोनों से हिसाब बराबर करने का ये सही समय नहीं है। दांत पीसते हुए उसने कड़वाहट से कहा, मुझे भी नहीं पता, शायद विसंगतियां भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। अभी दिन का समय है, इस अनोखी शक्ति का प्रभाव कुछ हद तक कम होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप रक्तचंद्र के उदय होने से पहले इससे निपट लें, अन्यथा हम सब मरने वाले हैं। पाथफाइंडर सीक्वेंस विसंगतिपूर्ण आभाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। चूचे को यह महसूस हुआ कि दिन के समय इस अनोखी शक्ति का कुछ हद तक दमन हो जाता है। अन्यथा एक बार जब रक्तचंद्र उग उठता, आसपास मौजूद बचे हुए लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, उनकी हालत और भी बदतर थी। कुछ लोगों ने दूसरी बार पेशाब कर दिया था, उनके शरीर से पेशाब की दुर्गंध आ रही थी। कुछ अन्य लोग खाली निगाहों से घूर रहे थे, थोड़ी दूर घुटनों के बल बैठे हुए थे और लगातार मानव चेहरे वाले बिच्छू के सामने झुकते हुए स्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदा रहे थे। चेन ये के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। धत तेरी की, क्या हमें वाकई इस विसंगति का सीधे सामना करना होगा? मुझे कुछ दिन पहले ही होश आया है। लगता है इस बार हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लंबी टांगों वाली लड़की ने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और उसका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। आयरन लान ने अपनी लोहे की मुट्ठियों को आपस में टकराया, उसके होठों पर पागलपन की एक झलक दिखाई दी। मुझे इस राक्षस की ताकत परखने दो, तुम दोनों मौके तलाशो। जब भी युद्ध का समय नजदीक आता, इस हठीले दिमाग वाले मूर्ख का दूसरा व्यक्तित्व फिर से सामने आ जाता था। ऐसा लग रहा था मानो आयरन लान पूरी तरह से एक अलग ही व्यक्ति बन गया हो। एक सिगरेट खत्म करने के बाद चेन ये ने अपना लाइटर निकाला और दूसरी सिगरेट जला ली। धिक्कार है, मैं कुछ ही दिन पहले जागा हूं और अब मुझे इस तरह के राक्षस से लड़ना पड़ रहा है। उसने धुएं का एक घना बादल छोड़ा, धुआं लगातार घूमता और मुड़ता रहा, मानो उसमें कोई आत्मा हो जो उसकी रक्षा के लिए चारों ओर चक्कर लगा रही हो। आसपास का धुआं तेजी से घना होता गया। यह क्षेत्र लगातार फैलता गया, यहां तक कि धीरे धीरे चेन ये की आकृति उसमें समा गई। सीक्वेंस सुपरपावर्स जागृत होने के बाद यह उनकी पहली लड़ाई होगी। उन्हें थोड़ी सी आशंका क्यों हुई? उसके हाथ में मौजूद रक्तद्वेषपूर्ण तलवार थोड़ी कांपती हुई प्रतीत हुई। हाँ, ब्लड रिसेंटमेंट मैचिटी की एक विशेषता यह थी कि यह विसंगतियों का वध करके आक्रोश ऊर्जा को अवशोषित करती थी, जिससे मैचिटी में गुणात्मक परिवर्तन हो सकते थे। उसने सोचा कि क्या ये सच है? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C71 अनुक्रम पारलौकिक बनाम मानव चेहरे वाला बिच्छू। मानव चेहरे वाले बिच्छू ने उस जगह को रगड़ा जहां लोहे के शेर ने पहले उसे अपने बड़े पंजों से पीटा था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल एक इंसान जैसे थे। इसे देखना बेहद भयावह था। लेकिन तभी मानव चेहरे वाले बिच्छू का चेहरा झो लैन के चेहरे में बदल गया। चेन ये तो न केवल स्तब्ध रह गया, यहां तक कि आयरन लान और नाना भी पूरी तरह से अचंभित रह गए। और दूर से दिख रही झो शियाओ शियाओ को मानो बिजली का झटका लगा हो। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्यों यह मेरी बहन का चेहरा है। उस युवती के चेहरे की त्वचा सफेद कागज की तरह पीली थी।
चेन ये, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अगर तुम रुककर मुझे बचा लेते तो मैं नहीं मरता। चेन ये, तुम कितने निर्दयी हो, तुम तो बड़े ही निर्दयी हो। वह तिरंजित बड़ा चेहरा सीधे चेन ये की ओर लक्षित था और उस पर तीव्र आक्रोश के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इतने विशाल चेहरे को उस तरह का भाव बनाते हुए देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचंभित अवस्था में चेन ये ने खुद जो लैंग को भी वहां खड़े देखा, मानो वह उससे पूछ रही हो कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। चेन ये को घबराहट महसूस हुई। धुएं की दुर्गंध उसकी आंखों के सामने तेजी से फैल गई, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। यह मानव चेहरे वाला बिच्छू विचित्र था। धुएं का एक घना बादल छोड़ते हुए चेन ये के चारों ओर धुएं के बादल घने हो गए और उनका दायरा काफी बढ़ गया। वह धुएं की एक ही सांस से कई किलोमीटर का इलाका तय नहीं कर सकता था। फिलहाल वह इसे इसी तरह धीरे धीरे ही जमा कर सकता है। चेन ये, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मानव चेहरे वाले बिच्छू का अंतिम प्रहार तीखा और चुभने वाला था। इससे आसपास के लोगों को चक्कर आने लगे और वे दिशाहीन महसूस करने लगे। चेन ये जहां खड़ा था उस ओर बिच्छू की पूंछ का डंक बिजली की तरह तेजी से निकला। धुएं के बादल को भेद दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धुएं के बादलों में छिपे हुए चेन ये को बिच्छू की पूंछ के डंक की स्थिति का स्पष्ट आभास हो गया। बिना सोचे समझे उसने अपनी कलाई झटक कर रक्तद्वेषपूर्ण माचेटी फेंक दी। आहा, जहां रक्त आक्रोश से ग्रसित माचेटी बिच्छू की पूंछ के डंक से टकराए, वहां चिंगारियों की एक लंबी धारा फूट पड़ी। हालांकि ब्लड रिसेंटमेंट मैचेटी ने ह्यूमन फेस्ड स्कॉर्पियन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि यह पूरी तरह से अप्रभावी भी नहीं थी। साथ ही सिस्टम ने कुछ प्रतिक्रिया दी और उसे कुछ स्लॉटर पॉइंट्स प्रदान किए। लेकिन चेन ये का अभी जांच करने का मन नहीं था। अरे यार चेन ये, तुम कहाँ छिपे हो? बाहर आओ। मानव मुख वाला बिच्छू घायल और दर्द से कराहते हुए और भी अधिक क्रोधित हो गया। आयरन लान, नाना, क्या तुम अभिनय नहीं करने वाले हो? आयरन लान दहाड़ा और मांस के टैंक की तरह मानव चेहरे वाले बिच्छू की ओर दौड़ पड़ा। टाइटन सीक्वेंस की युद्ध शैली आमने सामने की लड़ाई थी। इसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति और ठीक होने की क्षमता इसे किसी भी तरह की हाथापाई से बेखौफ बनाती थी। लाल चिन्हों के साथ प्रतिज्ञा करके तलवार की आत्मा शरीर में विलीन हो जाती है। मेरे सार का रक्त पियो, तीनों आत्माओं को पुकारो। लड़की ने मंत्रों का जाप किया। लंबी टांगों वाली लड़की ने इस चाल का इस्तेमाल पहले भी दीर्घायु गांव में किया था। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार सफेद रोशनी से चमक रही थी और इतनी दूरी से भी चेन ये तलवार की ऊर्जा की तीक्ष्णता को महसूस कर सकती थी। लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और काले बिच्छू की पूंछ का डंक उसे बाल बाल बचा लिया। क्या इस महिला की पीठ के पीछे भी आंखें हैं, या फिर यह स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस की कोई क्षमता है? यह मानव चेहरे वाला बिच्छू इतना चालाक था कि उसने जो लैंग का चेहरा धारण कर लिया ताकि सभी को लगे कि वह उसे निशाना बना रहा है। लेकिन फिर वह पलट गया और उसने लंबी टांगों वाली लड़की को निशाना बनाया। ये कितनी कपटपूर्ण विसंगति है। धत्तेरी की। लड़की का शरीर फूलों के बीच तितली की तरह लहरा रहा था। उसकी लंबी तलवार लगातार मानव चेहरे वाले बिच्छू के शरीर पर घाव कर रही थी। ओपन ब्लेड रील में एक स्वॉर्ड इमॉर्टल के लिए वास्तव में योग्य, जो स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस का दूसरा रील्म है। 3 मीटर लंबा वह छोटा सा दानव पहली बार में कुछ हद तक छोटा सा लगने लगा जब उसने ट्रक जैसे विशालकाय मानव चेहरे वाले बिच्छू का सामना किया। मानव चेहरे वाले बिच्छू का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका हुआ था, जिससे आयरन लान के हमले कुछ हद तक अपर्याप्त प्रतीत होते थे। चेहरे पर निशाना लगाओ। धुएं के बादलों के बीच से चेन ये की आवाज आई। लड़की की लंबी तलवार तेजी से आगे बढ़ी और सीधे मानव चेहरे वाले बिच्छू की आंखों की ओर वार किया। जिक्सी, देखो मैं कौन हूं। जैसे ही लंबी तलवार मानव चेहरे वाले बिच्छू की आंखों को भेदने वाली थी, उसका विशाल चेहरा फिर से मुड़ गया और एक स्त्री के चेहरे में बदल गया जो क्रोध और आनंद दोनों को दर्शा सकता था। उस महिला का चेहरा लंबी टांगों वाली लड़की के चेहरे से 4-5 मामलों में मिलता जुलता था, बस वह अधिक परिपक्व दिखती थी। जब लड़की ने यह चेहरा देखा तो उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। बहन, नानी, नाना, क्या यही उनका असली नाम नहीं था? उस चेहरे को देखकर लड़की ने पाया कि वह अपनी तलवार को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी और उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया था। वह कांपते हुए इस चेहरे को खाली निगाहों से देखती रही। हे शीशी, तुम्हें अभी भी मैं याद हूं, तुम्हें अभी भी मैं याद हूं। मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमने मुझे खा लिया, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि हम अंततः एक हो गए हैं। अब तुम मैं हो और मैं तुम हूं। छोटी बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन। चेन ये की पलकें तेजी से फड़कने लगी। उसे तुरंत ही खतरे के आने का आभास हो गया। वास्तव में किसी भी विसंगति से निपटना आसान नहीं था। लौ शेर, हमला करो। तुम्हारी भूतिया चालों की ऐसी तैसी। आयरन लान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 2 बड़े पंजों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए और बिच्छू की पूंछ के वार को सहते हुए वह अंततः मानव चेहरे वाले बिच्छू के करीब पहुंचा। मरना रेत की बोरी के बराबर उसकी मुट्ठी सीधे मानव चेहरे वाले बिच्छू के चेहरे की ओर जा टकराई। लेकिन फिर मानव चेहरे वाले बिच्छू का चेहरा तेजी से फिर से विकृत हो गया। बॉस, देखो मैं कौन हूं। मानव चेहरे वाले बिच्छू का चेहरा एक बार फिर विकृत हो गया। इस बार वह एक बूढ़ी औरत के चेहरे में बदल गया जिसके बाल सफेद हो रहे थे। इस चेहरे को देखकर चेन ये ने मन ही मन कोसते हुए कहा, बड़े मूर्ख, इसे मत देखो। लेकिन जब तक उसने यह बात चिल्लाकर कही तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस विशालकाय मानव चेहरे पर दयालु भाव थे।
बॉस, आपने इतने सालों में कितनी मेहनत की है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आयरन लान का विशालकाय शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। चेनिये ने आयरन लान पर इससे पहले कभी ऐसा भाव नहीं देखा था। पास से ही युद्ध देख रहे कप्तान चू गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह चिंतित थे। अगर चेनिये और बाकी दोनों हार जाते तो आज पूरा काफिला बर्बाद हो जाता। चूचे ने आकाश में सूर्य की ओर देखा। पिछला रेत का तूफान गुजर चुका था और सूरज की रोशनी एक बार फिर धरती पर पड़ रही थी। उनकी धारणा में इस मानव चेहरे वाले बिच्छू की क्षमताओं को काफी हद तक दबा दिया गया था। फिर भी ये दमित विसंगति उन तीनों से बराबरी का मुकाबला कर सकती है। अगर रक्तचंद्र निकल आता तो शायद उन्हें विरोध करने का मौका भी नहीं मिलता। लानत है, एक बेलों की शाखा से जुड़ा हुआ एक बड़ा चाकू सीधे उस विशाल मानव चेहरे की ओर वार किया गया। चेनिये चेहरा फिर से जोऊ लैन जैसा हो गया। कुल्हाड़ी सीधे उसके सिर पर गिरी। मानव चेहरे वाले बिच्छू को चेनिये जैसे व्यक्ति की समझ नहीं थी। उसने चेनिये के दिमाग से जो पढ़ा था वह जोऊ लैन का चेहरा था। आखिर इस व्यक्ति में हमला करने की हिम्मत कैसे जागी। दरअसल मानव चेहरे वाले बिच्छू को यह नहीं पता था कि अगर वह असली जोऊ लैन भी होती तो भी चेनिये उसे मार डालता। उसके चेहरे पर खून से सना एक गहरा घाव दिखाई दिया। चेनिये, तुम देखो मैं कौन हूं। मानव चेहरे वाले बिच्छू ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। यह उस बूढ़ी औरत का चेहरा था। चेनिये थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन बहुत थोड़ा सा। उसके चारों ओर धुआं उबल रहा था और कई बड़े कुत्ते धुएं से निकलकर मानव चेहरे वाले बिच्छू की ओर दौड़ पड़े। धुएं की नकल। आयरन लान और नाना वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे कुछ बुदबुदा रहे थे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। धुएं के शिकारी कुत्ते मानव चेहरे वाले बिच्छू की ओर दौड़े और उसके विशाल चेहरे पर काटने लगे। बिच्छू के पंजे घूमे और सीधे धुएं वाले कुत्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक जैसे कई और धुएं के रंग के कुत्ते दौड़ते हुए बाहर आए। माचेटी बेतहाशा हिल रही थी। चेनिये के मुंह और नाक से लगातार गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था और धुएं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। चेनिये, मेरी तरफ देखो, अपना घटिया चेहरा देखो। एक और परिचित चेहरे का सामना करते हुए चेनिये ने अपनी तलवार उठाए और वार किया, जिससे मानव चेहरे वाले बिच्छू के चेहरे पर एक और गहरा घाव हो गया। मानव चेहरे वाले बिच्छू को समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी और क्रूर क्यों है। इन सभी चेहरों को उनकी यादों से लिया गया था। वह फिर भी हमला करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता था। मानव चेहरे वाले बिच्छू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि युद्ध क्षेत्र अनजाने में काफी धुएं से भर गया था, जिससे उसकी दृष्टि बुरी तरह बाधित हो गई थी। मानव चेहरे वाले बिच्छू के पूंछ के डंक ने बेतहाशा वार किया, जिससे धुएं में छेद हो गए जो तुरंत और अधिक धुएं से भर गए। लोहे के विशालकाय चिमटे बेतहाशा घूम रहे थे, जिससे केवल धुएं की लहरें उठ रही थीं। बचे हुए लोगों ने आंखें चौड़ी कर लीं और युद्ध की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश युद्ध क्षेत्र की स्थिति तेजी से धुंधली होती चली गई। चूचे चिंता से जल रहा था, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वह मुड़ा और अपनी मॉडिफाइड ऑफ रोड गाड़ी की ओर भागा और कुछ देर तक डिग्गी में सामान ढूंढता रहा। कैप्टन चू ने खून जैसे लाल रंग के तरल पदार्थ से भरा एक थैला ऊपर उठाया। चेनिये, धुएं से बने एक हाथ ने खून जैसे लाल रंग के तरल पदार्थ से भरे इस थैले को पकड़ा और धुएं के गुबार में गायब हो गया। वह काले कुत्ते के खून से भरा एक थैला था। चेनिये ने पहले भी जिक्र किया था कि काले कुत्ते के खून का विसंगतियों पर कुछ प्रभाव हो सकता है। चूचे को यह बात याद थी और काफिले द्वारा पाले गए 2 बड़े काले कुत्तों का समय समय पर थोड़ा सा काला खून निकाला जाता था। ये वह राशि थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से बचाया था। तब तक वे दोनों बड़े काले कुत्ते पहले ही डर के मारे गाड़ियों के कोनों में छिप चुके थे। चेनिये, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक बेहद आक्रोश भरी आवाज सुनाई दी। हालांकि चूचे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह उस विसंगति की आभा को कमजोर होते हुए महसूस कर सकता था। उस समय धुएं के गुबार के अंदर काले कुत्ते के खून से भरी उस थैली को चेनिये ने सीधे मानव चेहरे वाले बिच्छू के सिर पर उंडेल दिया। काले धुएं के गुबार उठने लगे। नाना, बड़े मूर्ख, तुम दोनों बेवकूफ अभी तक जागे नहीं हो। मैं इतने लंबे समय से लड़ रहा हूं और तुम दोनों बस खड़े होकर देख रहे हो। चेनिये ने हाथ उठाया और लड़की के कोमल छोटे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ निर्दयी और क्रूर। चेनिये ने इस थप्पड़ को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। लड़की के चेहरे पर तुरंत एक लाल हथेली का निशान उभर आया, जो स्पष्ट रूप से सूझ गया था। थप्पड़। उसने पूरी ताकत से वार किया और आयरन लान को भी एक थप्पड़ मार दिया। दोनों जाग गए। 10 मिनट बाद धुएं के गुबार के भीतर से लगातार गर्जना की आवाजें आ रही थीं, जिससे आसपास मौजूद बचे हुए लोगों के पैर भय से कांप रहे थे। मानव चेहरे वाला बिच्छू, जो अब क्रोधित लड़की और लौह शेर से घिरा हुआ था, लगातार कमजोर होता जा रहा था। चेनिये धुएं के गुबार में छिपकर समय समय पर अवसर का लाभ उठाते हुए हमले करता रहा। कभी कभी कुल्हाड़ी फेंकना, कभी कभी नकल का उपयोग करके बड़े कुत्ते बनाए जाते हैं। इन तीनों में से चेनिये की आक्रमण शक्ति सबसे कमजोर थी, लेकिन उसके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान कम महत्वपूर्ण नहीं था। सिस्टम लगातार स्लॉटर पॉइंट्स प्राप्त होने के बारे में संकेत दिखाता रहा। चेनिये आयरन लान के पीछे खड़ा था। इस बड़े मूर्ख के विशाल आकार ने हमलों से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान की। आयरन लान अब तक खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वह और भी ज्यादा उत्साहित लग रहा था और पहले से कहीं ज्यादा बेपरवाही से लड़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद माचेटी पवनचक्की की तरह घूम रही थी।
लड़की ने अपने लंबे तलवार पर मुंह भर खून थूका, जो बहती रोशनी से चमक उठा और उसने एक ही वार में मानव चेहरे वाले बिच्छू के सिर का आधा हिस्सा काट दिया। तलवारबाजी के क्रम के दूसरे स्तर, ओपन ब्लेड दायरे में मौजूद एक तलवारबाज अमर, जब गंभीर हो जाता था तो वास्तव में भयावह हो जाता था। जाना, उसके हाथ में घूम रही माचेटी में जबरदस्त गतिज ऊर्जा थी, जो मानव चेहरे वाले बिच्छू के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। नहीं, मानव चेहरे वाले बिच्छू की द्वेषपूर्ण आवाज अचानक बंद हो गई। चेन्नई के सिस्टम को भी एक सूचना मिली। आपने मानव चेहरे वाले बिच्छू को मार गिराया है, आपको वह धन जोड़ 20000 प्राप्त हुए हैं। संपर्क सेवा की शर्तें।